हाँ जी, देखो यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी की। सबसे पहला लेक्चर है ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यूनिट 1 को अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम। यूनिट 1 पढ़ने से पहले हम चेक करेंगे क्या क्या टॉपिक दिए जाते हैं, यूपीएससी ने क्या टॉपिक्स दिए हैं जिनको हमें पढ़ करके जाना है, और इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम वो नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्लड में किस किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करके ब्लड बनता है वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि प्लाज्मा हुआ, उसकी बात कर लेंगे, सीरम हुआ, ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स मिलती हैं, आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, ग्रेनुलोसाइट्स हुई, मोनोसाइट्स हुई, प्लेटलेट्स हुई जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो सारी सेल्स को हम देखेंगे। उनका प्रॉपर्टी क्या है वो पढ़ेंगे, उनका फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट कोई चीज है और उसकी प्रॉपर्टीज फंक्शन पढ़ रहे हैं। ब्लड को जो जो भी चीजें मिल करके ब्लड को बना रही हैं, उन सभी चीजों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, समझ में आया टॉपिक। अभी दूसरा क्या है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। भाई ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं जो अभी मैंने बताया आपको, उन सेल्स का हमने प्रॉपर्टीज भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, लेकिन उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनती कैसी है। जैसे पता है हमें आरबीसी बनती रहती है, टूटती रहती है, जाती रहती है, ठीक है, तो वो बनती कैसी है, कौन सी सेल से स्टार्ट होकर के क्या क्या प्रोसेस चलता है कि वो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है जी। अब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हम इतने टाइम से हीमोग्लोबिन पढ़ते आ रहे हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, वो हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, वो पार्ट हम आज जानेंगे, वो समझेंगे, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्या केमिस्ट्री होती है उसकी, आयरन का मॉलिक्यूल होता है, सॉरी आयरन है जैसे, वो रहता है +2 फॉर्म में, +3 फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन को CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बट आयरन का जो आयरन है ये कहाँ पे जाके अटैच होता है, हीम ग्रुप पे होता है। और हीम ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होता है सर, पॉलीपेप्टाइड चेन के जो डाइमर बनते हैं उनमें जाके अटैच होता है। ओहो, समझ में नहीं आ रहा, डाइमर वाइमर देखा तो था कुछ, वो डिटेल में देख लेंगे, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ टॉपिक्स का, जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ताकि आप रिकॉर्डिंग लेक्चर ये फिर से भी देखें तो आपको लगे कि हाँ जल्दी जल्दी यहाँ से एक आपको आइडिया हो जाए कि हाँ सर मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया था, या हाँ यहाँ पे जो आप ये टॉपिक बता रहे हैं ये वाला समझ में नहीं आया था, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। फिर एक जनरल आइडिया आपको 5 मिनट में हो जाए कि क्या क्या चीजें हैं, उनके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। आज केमिस्ट्री तक कंप्लीट करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स हुआ, इनका क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी हुआ प्लाज्मा प्रोटीन्स का। प्लाज्मा प्रोटीन्स का मतलब क्या, जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है उसके अंदर किस तरह के प्रोटीन बनते हैं, मिलते हैं, उन प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को याद है तो एल्ब्यूमिन हुआ, आपका ग्लोबुलिन हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स ये मिल जाते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि ब्लड कोगुलेट कैसे होता है, और अगर ब्लड हम किसी स्पीसीज से निकाल करके लेके आए हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, तो वो कोगुलेट ना हो उसके लिए क्या क्या हम एंटी कोगुलेंट्स डाल सकते हैं, और वो एंटी कोगुलेंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या एंटी कोगुलेंट्स हम यूज करते हैं और किस एंटी कोगुलेंट को किस जगह पे यूज करते हैं, उसका पर्टिकुलर उसी जगह पे उसको यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो सब जानेंगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखेंगे, कहने का मतलब एंटीकोगुलेंट्स की। हिमोरेजिक डिसऑर्डर जो होते हैं, हिमोरेजिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, वो टाइम पे कोगुलेट नहीं हो रहा है तो डिलेड हो रही है, क्या जो उसको कोगुलेट हो जाना चाहिए था वो क्या हो रहा है, वो डिले हो रहा है, टाइम जो है उसको ज्यादा लग रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स। ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, या जेनेटिक डिसीज भी होती हैं उनकी वजह से भी हो जाते हैं, या आप बहुत ज्यादा रेडिएशन कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे जिसकी वजह से हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ब्लड वॉल्यूम, आपको हाइपोवोल्यूमिक शॉक हुआ है तो कितने तक सेफ रहता है, उससे ज़्यादा अगर वाटर लॉस हो जाए तो वो डेथ भी हो सकती है। कितना ब्लड वॉल्यूम होता है यूजुअली, कितना % होता है बॉडी का, कुछ जनरल सी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, ये देखेंगे जो प्लाज्मा मैंने बात की, प्लाज्मा के अंदर और जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको एक्सपेंड हमें करना है, उसका वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर वाटर डाल देंगे, कुछ पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन होता है उसको एज एन एक्सपेंडर यूज करते हैं ताकि जो उसका पीएच है वो मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो मेंटेन रहे। ठीक है, और उसको लंबे समय तक हम रख सकें। क्यों यूज करते हैं सब आगे देखेंगे। बफर सिस्टम क्या क्या होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। बफर का काम क्या होता है, लगा लीजिए पीएच है किसी कोई 6 to 7.2 तक कोई पीएच है, हमें लगभग इसी रेंज में इस पीएच को रखना है, तो हम यहाँ पे बफर यूज में लेकर के आते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या बफर एसिडिक होते हैं, क्या नहीं, क्या बफर बेसिक होते हैं, क्या नहीं।
बफर का काम क्या होता है, वो दोनों तरह से ही काम करता है। एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो उसको थोड़ा बेसिक कर देता है, और एक रेंज के बाद बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है सॉल्यूशन, तो उसको फिर वापस से उस रेंज में लेके आता है। किस रेंज में लेके आता है वो डिपेंड करता है कि हमें क्या रेंज मेंटेन करनी है, या नेचुरली हमारे ब्लड के अंदर क्या रेंज रहती है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, लगा लो आपको 6 to 7.2 के बीच में अगर पीएच रखना है तो वहाँ पे भी बफर का यूज कर सकते हैं। उसका काम क्या रहेगा, लगभग इसी रेंज में पीएच को रखना। बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो उसको कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है तो उसको भी कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बेसिकली एक रेंज के बीच में वो मेंटेन रखेंगे पीएच को। ठीक है, इसको हम बफर्स बोलते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, कुछ खास नहीं है। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है बायोकेमिकल टेस्ट का डिसीज डायग्नोसिस के अंदर, कि जो भी बायोकेमिकल टेस्ट हम कर रहे हैं, लगा लीजिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो है ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी डिसीज हो सकती है। इसके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा मिल रही है, जो सीरम होता है ब्लड का, तो एंटीबॉडी अगर ज़्यादा है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, एंटीजन मिल रहा है, तो उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं बायोकेमिकल टेस्ट से। कैसे पता लगेगा, अगर सीरम में ये सारी चीज़ें आपने देख ली तो ये कोविड-19 वाला था, ये भी यहाँ से पता लगता है, HIV वाला है वो भी यहाँ से पता लगता है कि सीरम के अंदर कौन सा एंटीजन है या किस तरह की एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये सारा सिग्निफिकेंस ऐसे होता है इसका। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर ज़्यादा समय लगाएंगे, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसके ऊपर काफ़ी कम समय लगाएंगे, जल्दी निकलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं समझाएंगे, समझाएंगे सब आपको, बट फिर भी किसी को डाउट बचता है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। हाँ जी, देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आपको पढ़ते चले जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि सर पढ़ना कैसे, ये बता दीजिए। तो पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता देंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर इस तरीके से हम फ्रेज करके क्वेश्चंस आपको दें, बना करके क्वेश्चन आपको दें, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 2-3 क्वेश्चन ही पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच ड्यूरिंग द रेस्टिंग एंड वर्किंग फेजेस इन ड्रोट एनिमल्स। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो, सर आपने तो नॉर्मल बताया था ये ब्लड का जो पीएच होता है वो बफर सिस्टम है, इसमें ऐसे काम करता है। ये रेस्टिंग वर्किंग वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वर्किंग से आप समझ लो ज़्यादा वर्क कर रहा है, हम लोग जिम में गए हैं तो लैक्टिक एसिड भी आ जाता है, तो उसका भी हमें फॉर्मेशन में, लैक्टिक एसिड का मतलब क्या है, एसिड मतलब एसिडिटी बढ़ा रहा है, मतलब उसको भी रोल में ले लेंगे थोड़ा सा वर्किंग वाले में, रेस्टिंग वाले में नॉर्मली चलेगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी सारा का सारा बेसिक ही जाता है इसमें। डिफाइन एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, उनको डिफाइन कर दीजिए, एग्जांपल दे दो। डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन, कौन सा एंटीकोगुलेंट किस तरह से काम करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन बता दो। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, किन किन जगह पे कौन सा एंटीकोगुलेंट है वो हम यूज करते हैं। एक आइडिया हो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3-3 पार्ट में, 2-2 पार्ट में। राइट, ये डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है इसका बताइए आप। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द कोगुलेशन प्रोसेस इन द एनिमल सिस्टम, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कोगुलेशन सिस्टम है, जो क्लोट कर देते हैं। कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई या कोई चोट लगी, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कितने तरीके होते हैं उसके काम करने के। ऑब्वियसली आप सबको पता है, वही डिस्कस करेंगे 2 सिस्टम। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उन सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, या तो उनको सपोर्ट करेंगे या फिर उन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट वो डालेंगे, तो वो फैक्टर्स के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन फैक्टर्स के बारे में तब हम बता सकते हैं जब हमें प्रोसेस का पता होगा कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। प्रोसेस का पता है तो हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कि हाँ ये प्रोसेस है, तो ये फैक्टर्स हैं जो इसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। राइट द जनरल फंक्शंस ऑफ ब्लड इन एनिमल बॉडी, ब्लड के जनरल फंक्शंस बता दो। अब इससे आसान भी क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इवन ब्लड क्या फंक्शन बोल दीजिए या ब्लड वेसल के फंक्शन बोल दीजिए, 80% जो फंक्शन होते हैं वो तो दोनों के कॉमन ही होते हैं, कॉमन ही में ही आएंगे। 2 या 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ब्लड वेसल्स के लिए अलग से थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि हाँ ये वाला काम ब्लड वेसल में, जैसे ब्लड वेसल मैं बोलूँ वो डायलेट कर सकती है, अपना डायमीटर बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और वेदर की। आपको अगर गर्मी लग रही है तो क्या होगा, वो डायमीटर अपना एक्सपेंड करेगी कि डिक्रीज करेगी, विंटर्स में एक्सपेंड करेगी कि डिक्रीज करेगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे जाकर के। बट यहाँ पे ये ब्लड वेसल को ही हिट करेगा डायरेक्ट पॉइंट। अगर मैं ब्लड वेसल्स के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड अपना आप डायमीटर नहीं बढ़ा सकता है, बट बाकी के जो फंक्शंस रहेंगे, जो जनरल से फंक्शंस रहेंगे, वो दोनों के कॉमन रहेंगे। जैसे कि हार्मोन का ट्रांसपोर्ट हुआ, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ, जो वेस्ट रिमूवल हम करते हैं उसको वेस्ट रिमूवल और ब्लड वेसल से होकर के कहाँ जाता है, किडनी में जाता है, फिर बाहर चला जाता है। वैसे ही ब्लड लेके कौन जाता है,
ब्लड लेके जाता है, दोनों में ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि ब्लड वेसल आपको दे दिया है कि सर बिल्कुल सटीक सिर्फ ब्लड वेसल वाले बताओ, ये तो ब्लड वाले नहीं, ब्लड वाले भी इसमें कॉमन पॉइंट जाएंगे 70 to 80%, और कुछ 2-3 पॉइंट रहेंगे ब्लड वेसल के आपको याद करने पड़ेंगे। ओके जी। बफर सिस्टम रहता है, जैसे पीएच वाला रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है, ये सारे के सारे कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो लगभग कॉमन से आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस दोनों जगह ही पूछे गए हैं, ब्लड वेसल का भी पूछा गया है, ब्लड का भी पूछा गया है, आगे जाके कंफ्यूज ना हो आप लोग, ताकि एक आपको आइडिया हो, एग्जाम में दिखे तो ये ना अब क्या लिखे हैं इसमें, हमने तो ब्लड वाले याद किए थे, ब्लड वेसल की ये तो कॉमन है, एग्जाम में आपको रियलाइज हो रही है ये बात, ये तो कॉमन है, ये तो गलत हो जाएगा आंसर। अरे ठीक है, कॉमन ही होते हैं कुछ, वो पहले से आपको सेट रखना है माइंड में। ओके जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा, हाँ ये देख लेते हैं, व्हाट राइट द जनरल फंक्शंस ऑफ ब्लड इन एनिमल बॉडी, ये तो हो ही गया, चलो यार इसमें क्या ही बोलूं मैं। अब लेकिन ये देखो आप 2015 में भी पूछा गया इतना आसान सा क्वेश्चन, और 2017 में भी पूछा गया, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मतलब इंपॉर्टेंट तो है ये। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि मुश्किल है, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है रिपीट कर रहा है, उसको एग्जाम में क्वेश्चन वो बार बार आ रहा है, वो आसान भी हो सकता है बहुत, है ना। इरिथ्रोपाइसिस क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपाइसिस इन एनिमल्स, ठीक है, ये आज पढ़ने वाले हैं हम। ब्लड कोगुलेशन का पिग्स के अंदर क्या बता दो, कुछ एक पॉइंट अलग से लिख देंगे, बाकी सारा जनरली जाना होता है, ठीक है। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हिमेटोपोइसिस को एनिमल्स के अंदर, एनिमल के अंदर जो हिमेटोपोइसिस होता है तो उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको बढ़ाने में या घटाने में, वो सारे फैक्टर्स देखेंगे। आपने प्रोसेस समझ लिया तो यू विल बी एबल टू नो कि कौन से फैक्टर नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, कौन से पॉजिटिवली, एक हल्का सा आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से क्या मतलब है, सर्कुलेट कर रही है कोई चीज, जगह जगह पे क्या कर रही है, कोई चीज सर्कुलेट कर रही है। अब ब्लड के सर्कुलेशन से क्या मतलब होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगी, आर्टरीज में, फिर आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगी, आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स के थ्रू जाएगी कहाँ पे, टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, उसके बाद वहाँ से इकट्ठा होकर के कहाँ आने लगेगी, जो ब्लड है कहाँ आने लगेगा, वहाँ पे पूरा गैसियस का एक्सचेंज हो चुका है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो चुका है, जो वेस्ट मटेरियल है सेल में वो निकल चुका है, उसके बाद वो वेन्यूल्स में आ जाता है। वेन्यूल्स कहाँ जाते हैं, वेन्यूल्स वेन्स में जाते हैं। वेन्स कहाँ जाती हैं, वेन्स जो अपर बॉडी में गया था वो वाली वेन्स सुपीरियर वेना कवा बोलते हैं उनको, जो मेजर वेन होती है, और जो नीचे वाली लोअर बॉडी में जितना भी गया था आर्टरीज वगैरह ब्लड देने के लिए, न्यूट्रिएंट देने के लिए, उसके बाद वो ऑक्सीजन दे चुके हैं, उस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट दे चुके हैं, वेस्ट मटेरियल है उनके पास, अब न्यूट्रिएंट तो दे दिया सेल्स को और वेस्ट मटेरियल वहां से उठा लिया, तो लेके जाते हैं आर्टरीज क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और सेल्स में डाल करके फिर वो लेके क्या आते हैं वहां से, मतलब लेके जाते से मतलब क्या था, कोई भी आर्टरी हुई, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर बता दो आर्टरी का मतलब यही होता है ना कि ऑक्सीजन ही है इसके अंदर, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, नहीं ऐसा नहीं होता। आर्टरी वेन की सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको जिंदगी भर याद रहेगी वो चीज। हार्ट से यानी दिल से जो चीज दूर जाएगी दैट इज आर्टरी, और जो चीज उसके पास में आ रही है, मतलब ऑब्वियसली वो दूर से ही पास में आएगी, पास में वाली तो पास क्या आएगी, तो जो दूर से पास में आ रही है तो दैट इज वेन। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है याद रखने का। हाँ वो एक अलग बात है भाई, 95, 98, 99% आर्टरी जो होती है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, ऑक्सीजन ही होती है, और वेन्स के अंदर 99% जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसका मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन ब्लड आर्टरी से लेके जाता है वो सारा सेल ने यूज कर लिया, तो ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो वी कॉल इट डीऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद CO2 उसमें डाल देते हैं, ठीक है। एक आइडिया हुआ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का आप लोगों को, होपफुली हो ही गया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब एक वो जो एक्सेप्शन है वो भी आप सबको ही पता है, जो भी लंग से हार्ट से दूर जो जा रही है वो क्या होती है, आर्टरी। अब जो आर्टरी हार्ट से लंग्स में जाएगी उसको क्या बोलेंगे, लंग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, पल्मोनरी यूज करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, आर्टरी मतलब हार्ट से दूर जा रही है, और कहां जा रही है, पल्मोनरी, यानी कि किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से दूर जा रही है और लंग्स के पास जा रही है। हमने बोला 99% आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो 1% वाला जो पार्ट थी कि ये ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो क्यों होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो सर्कुलेशन वाला बताऊंगा, बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है क्यों होता है इसमें। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, सबको पता है हार्ट के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं,
दो वेंट्रिकल होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे मान लो, मेरा ही हार्ट निकाल के रख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है इसका और ये वाला जो है ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड एट्रियम में आया, यहाँ से वेंट्रिकल में गया और इस हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में इसने सर्कुलेट कर दिया, नीचे भी और ब्रांचेस करके ऊपर भी। उसके बाद ये आगे जाकर के क्या होगा, आर्टरी से क्या बनेगा, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से फर्दर क्या बनेगा, आर्टेरियोल से सारा सेल्स वगैरह में जाएगा, फिर वहां से बनेगी वेन्यूल्स। वेन्यूल्स भी छोटी होती हैं, काफी छोटी का मतलब काफी थिन होती हैं, काफी थिन होती है, इतनी थिन होती है कि गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है कैपिलरीज में से भी और आर्टेरियोल में से भी और वेन्यूल्स में से भी। अब वेन्यूल से बनेगी वेन, और वो काफी सारी वेन्स होंगी लोअर बॉडी में, वो जाकर के एक मेजर वेन में जाकर के मिल जाएंगी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये मेजर वेन जो है, और ऊपर भी ऐसा ही होगा, ये भी मेजर वेन के अंदर आके मिल जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये भी मेजर वेन में बन जाएगी। जो ऊपर वाली मेजर वेन होती है उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। मतलब एक तरह से केव है, क्या है, गुफा है, किस चीज की, वेन्स की, क्योंकि सारी नीचे की बॉडी की, इंफीरियर बॉडी की, लोअर बॉडी की वेन्स आकर के इसमें मिल रही हैं, वी कॉल इट इंफीरियर वेना कावा। और सुपीरियर साइड मतलब सुपीरियर अपर बॉडी जो है, वहां पे बहुत सारी वेन्स आगे मिल रही हैं एक गुफा जैसी चीज में, मतलब जो बहुत बड़ी वेन है, तो वी कॉल इट सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या बॉडी से बाहर निकाल करके उसमें सिलेंडर से ऑक्सीजन भर के फिर से तो नहीं लेते हम, ऐसा तो नहीं होता है, मैं पढ़ा रहा हूं इतनी देर तक ऑक्सीजन आ ही रहा है, तो वो लंग्स के थ्रू आता है, सबको पता है इस बात का भी। तो लंग्स के अगर थ्रू आएगा तो कोई ना कोई ऐसा पार्ट तो होना चाहिए बॉडी के अंदर ही जो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड कर दे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड पहुंचाना पड़ेगा कहां पे, लंग्स के पास, और पहुंचाने का काम किसका होता है, जो फोर्स है जिसके पास थोड़ा पावर है, थोड़ा प्रेशर डाल करके उसको पहुंचा सकता है। अब ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा आकर के ड्रॉप होती हैं कहां पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहां जाएंगी, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आया है, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स में फर्दर जाते जाते क्या होता है, वही आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, फिर आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज आ जाएंगी। कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत थिन होती है, वो इतनी थिन कि वहां से गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज भी हो जाता है। अब ये तो मैंने बताया जिसके अंदर ब्लड, जो आर्टरीज थी, जो ब्लड वेसल्स थी बेसिकली, उनसे एक्सचेंज हो रहा है। अब लंग्स में भी कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना जहां से एक्सचेंज हो रहा होगा, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबको पता है, एल्वियोलाई होती है। तो एल्वियोलाई और इन ब्लड वेसल के बीच में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है साहब, गैसेस का एक्सचेंज। अब ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड क्यों था, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से जितना भी ब्लड आया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से गया वो लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर क्या, बाहर से मैं सांस ले रहा हूं तो उनके जो लास्ट में क्या होता है स्ट्रक्चर, लंग्स का एल्वियोलाई होते हैं, बाहर से मैं ब्रीथ कर रहा हूं, हवा अपने अंदर लेकर के जा रहा हूं, तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, वो जितनी भी एयर है अंदर गई है उसमें ऑक्सीजन का कंपोजिशन ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, तो जो ऑक्सीजन है वो मेरे एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी। तो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का मतलब किसके कंपैरिजन में ज्यादा, जो यहाँ पे ये ब्लड वेसल से ये आर्टरी निकली थी, फिर आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरी, और ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब इसमें ऑक्सीजन बहुत कम थी, नामात्र थी बिल्कुल, और लंग्स में तो ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर वाली, इस ब्लड वेसल में ये ऑक्सीजन चली जाती है। लेकिन ब्लड वेसल में एक चीज ऐसी थी जो खास इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये पल्मोनरी आर्टरी की, ये कहां से बनती है, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड कहां से आता है, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। अब ये क्या थी, ये जो लोअर बॉडी थी और जो अपर बॉडी थी, उनके सेल्स में जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा था उसका सारा का सारा वेस्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आते हैं। तो ये ब्लड वेसल, ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, ये सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा का ब्लड ही आगे लेके जाती है लंग्स तक। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक चीज ऐसी थी जो जिसकी कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं उनके कंपैरिजन में। कौन सी गैस ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा थी।
अब ज्यादा कंसंट्रेशन थी तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी एल्वोलाई में, और एल्वोलाई में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये गैसेस का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो साहब मैंने आपको दो सिस्टम यहाँ पे बता दिए, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, जो पूरे सिस्टम में जा रहा है, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को हटा दो सिस्टम से, ठीक है। अब पूरा सिस्टम क्या हुआ, अपर बॉडी में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है सब, सारे सिस्टम्स, लोअर बॉडी में जो भी सोच सकते हो सारे सिस्टम, वो वहां पे एक हिपेटोपोर्टल वेन वाला अलग होता है, उसको बाद में पढ़ाएंगे, उससे कंफ्यूज मत करना। तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी, उसमें क्या है, अपर बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे, और लोअर बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे। तो ब्लड कहां से गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो एक बार मैं यहां से लिंक कर देता हूं इसको फाइनली, फिर आपको मजा आएगा। कैसे मजा आएगा मैं बताता हूं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी थी ना, फिर उसके बाद वेन्यूल्स लिखना स्टार्ट होंगी, वेन्यूल से वेन, और फिर बड़ी वेन यहां पे होती है पल्मोनरी वेन, यानी कि वेन है तो हार्ट के पास जाएगी। और एकमात्र ये वेन ऐसी है बॉडी के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बाकी सभी वेन्स के अंदर क्या मिलेगा, ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा में जितनी भी वेन्स मिल रही थी आकर के, वो सभी डीऑक्सीजनेटेड थी। बट ये वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें आपको मिलेगा, क्योंकि ये लंग्स के थ्रू होते हुए आ रही है, और लंग्स ऑक्सीजन डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं। तो इस पल्मोनरी वेन ये कहां पे जाएगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर। तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में भेजना है, तो कौन से एट्रियम में डाल दूं मैं, ये पूरी बॉडी में भेजने का काम कौन कर रहा था, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल कर रहा था पूरी बॉडी में ब्लड भेजने का काम। पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा क्या, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड है, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लोअर बॉडी में गया पूरा, फिर अपर बॉडी में भी चला गया पूरा ब्लड, और वहां पे जाके किया क्या, कैसे बटा वो, ये जो एओर्टा के थ्रू जाता है ना, एओर्टा के थ्रू जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा अटैच होती है, तो एओर्टा के थ्रू गया, वो फर्दर उसमें अपनी ब्रांचेज बनाती चली जाएगी, फर्दर आर्टरीज में बढ़ती चली जाएगी, आर्टरी से आर्टेरियोल्स में, और फर्दर वो सेल्स के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन चाहिए ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, न्यूट्रिएंट चाहिए ले लिया, और जो जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सेल्स ने बाहर निकाल करके ब्लड में डाल दिया। अब जो बाहर निकल करके जो वेन्स फिर से लेके आएंगी, जो आप मान लो ब्लड वेसल जो फिर से लेके आएंगे, उनको क्या बोलते हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको वेन्स बोलते हैं। सबसे छोटी वेन होती है वेन्यूल्स, फिर उसके बाद होती है, आप सिंपल ये मानो वेन्यूल के बाद सीधा वेन आ गई, और वेन के बाद आपका वो सारी वेन्स अलग अलग ऑर्गन से जाकर के कहां पे पोर कर रही है, लोअर बॉडी में, इंफीरियर वेना कावा में। ऊपर वाली बॉडी में जितनी भी वेन थी वो सुपीरियर वेना कावा में। अब इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। अब इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, यहां पे आ जाओ सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल पे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपने आयोर्टा के थ्रू, उसकी ब्रांचेस, उसकी आर्टरीज के थ्रू अपर बॉडी में भी दिया और लोअर बॉडी में भी दिया, और अपर बॉडी और लोअर बॉडी ने ऑक्सीजन का यूज किया और CO2 को वापस से डाल दिया। अब हार्ट की तरफ जो आएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आएगा हार्ट की तरफ, उनको क्या बोलते हैं, उनको आर्टरी नहीं बोलेंगे, उनको वेन्स बोलेंगे। तो वेन्स में भी मेजर वेन लेके आती है लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा, और जो मेजर वेन होती है अपर बॉडी में वो होती है सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों की दोनों लेकर के कहां पोर कर देंगी, लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देंगी, राइट एट्रियम में। यहां तक समझ में आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद लोअर बॉडी में गया, अपर बॉडी में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन यूज की अपर बॉडी ने भी, लोअर बॉडी ने भी, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से पोर कर दिया। और वो जो वेन्स थी इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से लेके आई, सुपीरियर अपर बॉडी से, और कहां पे ड्रॉप कर दिया इन दोनों ने लाके, राइट एट्रियम में। ये जो सर्कुलेशन है ना, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। क्या है ये, सिस्टमिक, सारे सिस्टम्स में ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड। अब एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहां तक आए थे ना, अब इसमें ये क्या है, राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करना है तो कहां लेके जाएं इसको, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास जा रही है तो पल्मोनरी वर्ड यूज कर लिया, और हार्ट से दूर जा रही है तो क्या बोलेंगे इसको, ऑब्वियसली आर्टरी बोलेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी गई कहां पे, लंग्स में। गैसेस का एक्सचेंज हुआ, CO2 उसने लंग्स को दिया, CO2 एक्सेल कर दिया, और इनहेल क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में था वो ब्लड में आ गया, तो वी कॉल इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेन लेके जाएगी, हार्ट के पास लेके जाना है तो वेन बोलेंगे ना उसको, और लंग्स से लेके जा रहे हैं तो पल्मोनरी वर्ड यूज कर दिया। तो पल्मोनरी वेन लेकर के गई लेफ्ट
ओरिकल में या लेफ्ट एट्रियम उसको बोल दो, ठीक है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये राइट एट्रियम से लेके लंग से लेकर के जो ये वाला कनेक्शन था, ये सारा का सारा क्या हुआ, ये इसको हमने बोल दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये सारा का सारा लंग से जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा। और ये जो राइट एट्रियम से शुरू होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद फर्दर ब्रांचेज हो जाती है आर्टरी, आर्टरी से क्या बनेगा, आपका आर्टेरियोल्स बन जाएंगे, ठीक है, कैपिलरीज बन जाएंगी। लंग्स वाले पार्ट में आपने देखा होगा वो थिन होती है, काफी एक्सचेंज कर रही थी ऑक्सीजन का, CO2 का, वो कहाँ, जहाँ पे थिन वॉल होती है वहां पे एक्सचेंज होता है। तो होपफुली आप थोड़ा बीच में बोल दिया करो कि आ गया समझ में, नहीं तो मैं इसको पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि ये पहला, बिल्कुल पहला अपना यूनिट है, और इसमें मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर हो चीजों में, ताकि फर्दर जो भी टॉपिक्स इससे रिलेट करें वो आपको यूं लगे कि सर बहुत सिंपल, आगे चलो जल्दी से। इसलिए इस पर टाइम लगाना, इसलिए मैं बोल रहा था पहले लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है जी। होपफुली आपको सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो डोंट वरी, अगले पेज पे फिर से मैंने स्लाइड डाली हुई है डायग्राम को, उसमें समझा देंगे। अभी आप देख लो एक बार, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। काम क्या है ब्लड सर्कुलेशन का, इट डिलीवर्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और इट रिमूव्स वेस्ट। वेस्ट में क्या आ जाएगा, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो सेल ने बनाया है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को इसने एक ही हेडिंग में देकर के सिंपली बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव कर रहा है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके क्या जा रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये दे रहा है सेल्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेल से ले रहा है वापस, और लेकर के कहां लेके जा रहा है, वेन्स के अंदर, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा के अंदर, कहां, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स के अंदर फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और वो कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वो पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखाएगा, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, वापस कैसे आएगा, इंफीरियर वेना कवा से, और ऊपर से कैसे आएगा, सुपीरियर वेना कवा से। ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। और वही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से लंग में जाएगा, लंग से फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब डेफिनेशन देखो जल्दी। सिस्टमिक सर्कुलेशन refers to the circulation of oxygenated blood from the heart। हार्ट में भी कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है, हालांकि लेफ्ट एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड था, तो इस वाले पार्ट को भी हम दोनों एक साथ सीधा हार्ट ये बोल सकते हैं, अगर जनरल बात कर रहे हैं तो। अगर स्पेसिफिक बोलना है तो वो हमें पता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्न ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और हार्ट में भी कहां पे रिटर्न होता है, राइट एट्रियम में रिटर्न होता है। डीऑक्सीजनेटेड की बात कर रहा हूं, जो ऑक्सीजनेटेड के बाद डीऑक्सीजनेटेड हुआ है। अब पल्मोनरी में क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग। जो हार्ट और लंग के बीच में जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, इसको ब्लड, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। एंड इट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें भी हमने देखा था कैपिलरी जो होती है, जो थिन वॉल होती है, वहां से वो ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है। तो डेफिनेशन तो बहुत ही जनरल है। अब थोड़ा सा सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट है आपका, जो रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड है, और ये ब्लू वाला होता है ये डीऑक्सीजनेटेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको यूजुअली, ठीक है। तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं फिर से, ये मेरा ही हार्ट है, यूं करके निकाल दिया, तो ये वाला जो साइड है रेड वाला, ये लेफ्ट साइड है, ब्लू वाला जो है ये राइट साइड है इसका। तो मेरे लेफ्ट साइड से मैं शुरू करता हूं, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। सिस्टोल इज क्या, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो आयोटा में ब्लड गया, ये यहाँ से अटैच होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा। अब आयोटा में ब्लड पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कहां पे जाएगा आयोटा के बाद, फर्दर आर्टरीज में क्या हो जाएगा, वो ब्रांचेज बन जाएंगी उसकी। तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, और आर्टरीज कहां जाती हैं यूजुअली, ऑर्गन्स में, मसल्स में, टिश्यूज में, जितनी भी जगह होती है। उसके बाद आर्टरीज किसमें फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, आर्टेरियोल्स में। अब उनका भी क्या होता है, चलो वो क्या होता है छोड़ देते हैं, फंक्शन की अलग बात आ जाएगी। आर्टेरियोल्स में चली जाती हैं फर्दर ब्रांच बन करके उनकी, और उनकी भी फर्दर ब्रांच बन करके कैपिलरीज में वो चेंज हो जाती हैं। कौन, आर्टेरियोल्स जो होती हैं, जिनकी वॉल्स क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, और इतनी थिन होती है कि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज यहाँ से, ये लगा लीजिए ये सेल थी, और ये आपका कैपिलरीज थी इसके साइड में, तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी सेल को, और CO2 सेल बाहर दे देगी, और
जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर चले जाएंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर आ जाएगा। कैपिलरीज की वॉल्स इतनी थिन होती है कि ये गैसियस एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है, साथ के साथ आपका न्यूट्रिएंट एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है। आपको पता है कि CO2 किन 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है, चलो वो एक अलग बात है, क्लोराइड शिफ्ट में पढ़ेंगे उसको, हैमबर्गर फिनोमेना जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं फिलहाल। तो कैपिलरीज तक क्या था, सारा का सारा ब्लड क्या था, ऑक्सीजनेटेड था। अब कैपिलरीज में से ऑक्सीजन सारा सेल में जा रहा है और सेल का CO2 बाहर आ रहा है। तो कैपिलरीज वो पॉइंट होती है जहां पे क्या चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कैपिलरीज के बाद जो भी चेंज हो चुका है, फर्दर जो होगा वो वेन्यूल्स होते हैं। और वेन्यूल्स मतलब वेन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड के अंदर ज्यादा आ चुकी है वो कहां पे मैक्सिमम है, मतलब कहां से स्टार्ट हुई है मैक्सिमम होना, वेन्यूल्स के पास से। क्योंकि ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने लगती है और ऐसी ऐसी काफी सारे वेन्यूल्स जो होती है वो मिलकर के एक वेन बनाती हैं। और वेन अपर बॉडी की मैं बात कर रहा हूं तो वो सारी वेन सुपीरियर वेना कवा में आकर के क्या करेंगी, अपना सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें डाल देंगी ला करके। और इंफीरियर वेना कवा यानी कि लोअर बॉडी की बात करता हूं तो इंफीरियर वेना कवा, लोअर बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन मसल टिश्यू जो भी है वो सारे अलग अलग उनकी वेन्यूल्स निकलती हैं, फिर वो वेन्स बनती हैं बड़ी, और वो वेन्स आकर के सारे मिल जाती हैं इंफीरियर वेना कावा में। और ये जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी में जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, वहां से ऑक्सीजन उसको मिला, CO2 उन्होंने बाहर दे दिया, और फिर लंग्स से कहां पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ये जो मैंने बताया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, और फिर वही पूरा घूमता रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूं तो ये बोल सकता हूं, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के पूरी बॉडी में गया और पूरी बॉडी के इंफीरियर और सुपीरियर वेना कवा से होता हुआ राइट एट्रियम तक पहुंचा, वो सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन था। और जो राइट एट्रियम से लेके लंग्स तक गया और लंग्स के बाद फिर वो लेफ्ट एट्रियम में तक पहुंचा, वहां तक वो सारा का सारा पल्मोनरी सर्कुलेशन था। पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हार्ट और लंग्स की बात कर रहे हैं। सिस्टमिक क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि हम हार्ट की और पूरे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और हार्ट और सिस्टम्स में भी किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट और सिस्टम के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसकी, और पल्मोनरी में हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसकी। तो वी कॉल इट सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम्स में क्या क्या सिस्टम्स आएंगे हमें पता है, और हार्ट का तो उसके साथ रिलेशन होना ही है, क्योंकि सर्कुलेशन बिना हार्ट के इम्पॉसिबल है। क्योंकि हार्ट किसका काम करता है, पंपिंग का काम करता है, मोटर की तरह तो वही काम करता है। पल्मोनरी बोल दो या सिस्टमिक बोल दो, सर्कुलेशन हार्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता है। ये बेसिक सी चीज है, इतना मतलब इस तरीके से आपको दिमाग में डाल करके पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट निकले ना कभी भी बाहर, ठीक है। सभी टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए जी, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में वही है, राइट वेंट्रिकल, ये हार्ट था अपना, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है साहब। ये फिर इसका आर्टेरियल में चेंज हो जाती है, फिर बिल्कुल थिन बन जाती है, कैपिलरीज में बन जाती है। यहाँ पे लंग्स थे आपके, लंग्स की यहाँ पे एल्विलाई थी। अब ये कैपिलरीज और एल्विलाई के बीच में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे पल्मोनरी वेन्यूल्स बन जाएंगे, फिर वेन्स बन जाएगी, और फिर ये पल्मोनरी वेन जो है ये कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये एकमात्र वेन ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट के पास आ रही है तो वेन बोलना पड़ेगा इसको, और कहां से आ रही है, लंग से आ रही है। तो जो लंग से आ रही होगी चीज, ये बट ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा उसके अंदर। तो नाम से पता लग जाना चाहिए, पल्मोनरी ओके, लंग्स की बात चल रही है, वेन मतलब लंग से नहीं, वेन का मतलब लंग से वंग से नहीं, वेन्स का मतलब हार्ट के पास जा रही है, और कहां से जा रही है, लंग से जा रही है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वेन का मतलब हार्ट के पास जा रही है, पल्मोनरी मतलब लंग से होकर के जा रही है, तो लंग से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिला होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन और ये सब पढ़ते हैं, तो अगर किसी को थोड़ा सा बेसिक चीज पता है, कॉमन सेंस है, थोड़ी सी लगाएगा तो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और वेन मतलब हार्ट की तरफ जा रही है, तो लंग्स से हार्ट की तरफ जा रही है। लंग्स में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा। आप उसको वेन बोलो, कुछ भी बोल दो, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा। समझ में आई बात। चलिए जी, ये दो सर्कुलेशन काफी इंपॉर्टेंट थे। अब दोनों को किसी को बोल रहा है कि सर आपने बड़े मुश्किल डायग्राम बना दिया, आसान सा बता दो। एक आसान डायग्राम में अगर आपको दोनों चीजों को ही रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, या ऑरिकल बोल दो, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, या ऑरिकल बोल दो, ठीक है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा
और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, लंग्स में, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि लंग्स ने इसमें ऑक्सीजन डाला है, CO2 को बाहर लिया है, ये देखो ऑक्सीजन को डाल दिया है, CO2 बाहर चला गया है। अब ये जो जा रहा है यहाँ पे, इसको पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लंग से जा रहा है। वेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ट के पास जा रही है वो चीज, ठीक है, और यहाँ पे हार्ट से दूर जा रही थी तो आर्टरी बोल दिया था। तो ये पल्मोनरी वेन कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोर्टा में जाते हुए पूरी बॉडी में क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी, और पूरी बॉडी मसल सेल्स जितने भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें डाल देंगे ब्लड में, और ऑक्सीजन जो है इस आयोर्टा वाला वो कंज्यूम कर लेंगे, सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन चला जाएगा। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के ये सारा सफर है राइट एट्रियम, तो दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो राइट वेंट्रिकल से लेकर के ये जितना सफर है ये वाला, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो एक डायग्राम के थ्रू भी आप दोनों चीजों को दिखा सकते हैं। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा क्या कैसे सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जो ब्लड के अंदर जो जिन चीजों से मिल करके ब्लड बना हुआ है। ब्लड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दीज थिंग्स। कौन सी थिंग्स? प्लाज्मा। प्लाज्मा तो होता ही है, लिक्विड पार्ट तो होता ही है ना उसमें, बिना वाटर के तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो घूमेगा कैसे, अगर सॉलिड होगा तो उसको कैसे पंप करेगा। लिक्विड पार्ट तो होना जरूरी है जिसमें कि बहुत ज्यादा वाटर होता है। बाकी क्या चीजें होती हैं वो भी देखेंगे। रेड ब्लड सेल्स होती हैं साहब, ठीक है, सेल्स भी होती हैं ब्लड के अंदर, बहुत अच्छी बात है। व्हाइट ब्लड सेल भी होती हैं सर ब्लड के अंदर, बिल्कुल सही बात है। प्लेटलेट्स भी होती हैं जी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। जो डेंगू हो जाता है ना, प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाती हैं, आपको पता होगा। तो क्या नुकसान हो जाता है उससे, प्लेटलेट से वुंड हीलिंग नहीं हो पाती। अगर ब्लड आ गया तो ब्लड निकलता रहेगा, डिले हो जाएगा, वो उसमें वो कोगुलेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। क्या काम होता है प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट्स का? यही तो काम होता है ना कि वुंड हीलिंग में वो हेल्प करते हैं। जा करके लगा लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ पे इंजरी होती है तो ये जो ब्लड निकल रहा है तो यहाँ पे जाकर के प्लेटलेट्स चिपक जाती हैं यूं करके, ठीक है, तो वुंड हीलिंग में हेल्प करती हैं। बट प्लेटलेट्स का नंबर ही कम होगा। अगर आपको यहाँ पे वुंड होता है, आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि प्लेटलेट्स ही कम है। और प्लेटलेट्स ही क्या करवाती हैं बेसिकली, वुंड हीलिंग में वो काम आती है, ब्लॉकेज में वो काम आती है। हालांकि फर्दर जो क्लोट बनता है वो फिब्रिनोजन वो सब चाहिए होता है उसके लिए, बट प्राइमरी जो काम होता है ब्लड को एकदम से रोकने का वो प्लेटलेट्स करती है, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आती जाए चीज। सीरम क्या होता है, कोई भी ब्लड आपने लिया, उस ब्लड को आपने EDTA नहीं डाला था उसके अंदर, मतलब एंटीकोगुलेंट उसके अंदर आपने नहीं डाला था, तो मतलब वो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा ब्लड, नेचुरली क्लोट हो जाएगा अगर बाहर रहता है एनिमल से। अब वो कोगुलेट होने के बाद उसमें से क्या पार्ट कम हो गया, फिब्रिनोजन फाइबर, जो फिब्रिनोजन था वो सारा का सारा कम हो गया, क्योंकि उससे तो क्लोट बन चुका है। अब वो ये वायल थी, इसमें ब्लड था प्रॉपर, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में। अब ये वाइल में हमने एंटीकोगुलेंट नहीं डाला तो एक क्लोट बन जाएगा, यहाँ पे यूं तैर रहा है एक क्लोट बन के, ठीक है। और बाकी का जो फ्लूइड था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी ब्लड में से कुछ पार्ट ऐसा था, जैसे कि फिब्रिनोजन था, वो फिब्रिनोजन जा करके उसकी वजह से क्लोट बन गया और वो यहाँ पे आ गया है। तो इस लिक्विड में से क्या पार्ट कम होगा, फिब्रिनोजन कम होगा कि नहीं, मतलब फिब्रिन वाला जो पार्ट है वो कम होगा कि नहीं होगा, तो बेसिकली फिब्रिन कम हो जाएगा। तो उस ब्लड कोगुलेट होने के बाद वाला जो लिक्विड बचता है, लिक्विड पोर्शन जो बचता है, वी कॉल इट सीरम। इसको हम सीरम बोल देते हैं, ठीक है साहब। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या है कि येलोविश फ्लूइड होता है, ठीक है। 55% जो ब्लड का वॉल्यूम होता है ये साहब प्लाज्मा ही बनाते हैं, ठीक है। और इस प्लाज्मा में 90% वाटर ही होता है, ठीक है। टोटल जो ब्लड है उसका 55% पार्ट इज प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है इसका 90% क्या होता है, ये 90% वाटर ही होता है ये बेसिकली, ठीक है। समझ में आई बात? ये बोलना चाह रहा है, कंफ्यूज ना हो। फंक्शंस क्या है इसके, अब ब्लड वेसल हो या ब्लड हो या उसमें जो लिक्विड है, अब देखो फंक्शन क्या क्या हो सकता है। न्यूट्रिएंट को कैरी करेगा, फ्लूइड ही कैरी करता है, ऑब्वियस सी बात है। हार्मोन्स को भी कैरी करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करेगा, गैसेस को भी कैरी करेगा। ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फिब्रिन वगैरह सब कुछ इसी में तो होता है। कहाँ पे? प्लाज्मा में। अगर मैं ब्लड को कोगुलेट कर दूंगा, कोगुलेट करने के बाद क्या होगा, उसमें ब्लड क्लोटिंग वाला फैक्टर नहीं बचेगा, क्योंकि क्लोट करने के बाद वाला लिक्विड जो था वो उसको क्या बोल रहे थे, सीरम बोल रहे थे। और क्लोट ऑलरेडी हो ही चुका है तो फिर क्लोटिंग फैक्टर तो बचेगा ही नहीं। किसमें? सीरम में। प्लाज्मा में तो है, लेकिन तो क्या बोल सकते हैं फंक्शंस के अंदर, ब्लड क्लोटिंग में तो ये सर हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजन,
जब हम क्लोट कर देंगे ब्लड को वो एक अलग बात है, वो क्लोट में सारा गायब हो जाएगा बेचारा फिब्रिनोजन। तो सीरम में क्लोटिंग फैक्टर एक तरह से नहीं होता, ये बोल सकते हो आप। इम्यूनिटी की बात कर लो, एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जितना भी होता है ये सारा प्लाज्मा में तो चल रहा होता है ना, तो ये भी होगा। बड़ी जनरल सी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। रेगुलेशन पीएच बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स जो हैं इसका भी ये बैलेंस मेंटेन रखता है। कौन? प्लाज्मा, क्योंकि लिक्विड में तो चलता है ना सारा का। अब आरबीसी थोड़ा ना बफर सिस्टम मेंटेन करेगी, हालांकि उसका भी एक रोल होता है, बट लिक्विड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसी में इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस कर सकते हैं। और लिक्विड कहाँ पे? प्लाज्मा था वो। अब आ जाओ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का सबको पता है वो बाइकनकेव इन नेचर होती है। बाइकनकेव का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी, ऊपर से देखोगे आपको यूं लगेगी कॉनकेव है, नीचे से देखोगे आपको लगेगी कॉनकेव है, तो वी कॉल इट बाइकॉनकेव। तो ये बाइकॉनकेव होती है आरबीसी, बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होती है ये। इसके अंदर इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है साहब। अब रेड कलर की होती है, सबको पता है, तभी तो रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं। लेकिन वो कलर किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है इसका, ठीक है। फंक्शंस की बात कर लो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है, सबको पता है। इसके अंदर क्या होता है जिससे आयरन, वो ऑक्सीजन बाइंड होता है, आयरन होता है, +2 की फॉर्म में होता है। अगर ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन के अंदर ही होता है ना आयरन, तो उसको क्या बोलते हैं? HbO2 बोल देते हैं उसको। अगर यहाँ से ऑक्सीजन फिर से हट जाएगा तो क्या? फिर से बेचारा Hb बच जाएगा, लेकिन ये आयरन जो है ये +3 की उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है, इसे कार्ब अमीनोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आयरन के पास जाके चिपक जाता है और वो फिर से लंग्स में बाहर निकल जाता है। तो कार्ब अमीनोग्लोबिन की फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होता है। और भी तरीके होते हैं, 2 तरीके और हैं, बट एक ये भी तरीका है, ये यहाँ पे ही ध्यान रख लेना। जब बताऊंगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स, तो यहाँ पे बोलूंगा कि कार्ब अमीनोग्लोबिन भी होता है। वो क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड आयरन वाले पार्ट से चिपक करके चली जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? हम यहाँ पे ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे थे। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट में हमने देखा सर सेल्स भी होती हैं, रेड ब्लड सेल थी, WBC थी, प्लेटलेट्स थी, सीरम था, प्लाज्मा था। तो हमने क्या देख लिया? प्लाज्मा देख लिया सबसे पहले। उसके बाद क्या देख रहे हैं? आरबीसी देख रहे हैं। आरबीसी में हमने क्या क्या देखा? सर उसका बाइकॉनकेव नेचर होता है, बाइकॉनकेव डिस्क टाइप में होती है आरबीसी, और उसका रेड कलर होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। तो उसका फंक्शन में बता दिया कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम, CO2 को इधर ले जाने का काम किसका होता है? वो फंक्शन में डाल दिया आरबीसी की। किसकी वजह से हो रहा था? वो आयरन की वजह से हो रहा था, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट था। और जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज में हमने बताया कि ये बाइकॉनकेव होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर से की बात बता रहा हूं ना, क्या कैसे है, तो वो प्रॉपर्टी है और उससे काम क्या निकल रहा है बॉडी में अपने, वो फंक्शंस के अंदर इसका डाल दिया है, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स में भी ऐसे ही देख लो आप। व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा, इट इज लार्जर देन रेड ब्लड सेल। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि वो कैसा दिखती है प्रॉपर्टी में। वो देखो आरबीसी जो हमने पढ़ी है ना, उनसे थोड़ी बड़ी होती है साइज में, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, जबकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था। तो 2 ही चीजें हैं, बड़ी है तो कोई चीज ये समझ लो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको तो न्यूक्लियस चाहिए भाई, उसको तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए, उसको न्यूक्लियस चाहिए। तो ज्यादा बड़ा है तो उसको न्यूक्लियस रिक्वायर्ड है। WBC में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और वो आरबीसी से थोड़ी साइज में बड़ी होती है, तो इट विल रिक्वायर अ न्यूक्लियस। ऐसे लॉजिक लगा के ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ इसमें न्यूक्लियस चाहिए होता है। अभी लॉजिक वैसे लगाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, आप लोग इतना पढ़ चुके हो, ये तो बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ मैं, बट स्टिल फिर भी किसी को अगर है कि हाँ सर याद नहीं था, ठीक है चलो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब फंक्शंस की क्या बात कर सकते हैं? WBC का इम्यून डिफेंस में सबको पता है WBC काम आती है। आपको वैसे इसका क्लासिफिकेशन याद होगा, ग्रेनुलोसाइट होती है, एग्रेनुलोसाइट होती है। क्यों बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स? क्योंकि ग्रेनुल्स उनमें कुछ ऐसे मिलते हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं कौन सी सेल होती हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल होती हैं। बेसोफिल का क्या काम होता है? हिस्टामिन रिलीज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। इओसिनोफिल का ये भी एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है, और एक इनमें से पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है? ये मैक्रोफेज की तरह, मोनोसाइट्स की तरह इंगल्फ कर देती हैं, जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको खा जाती हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट होती है और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। एक अभी आप बोलोगे अरे सर आपने बता दिया, अगली स्लाइड में भी लिखा हुआ है, बट एक आइडिया देता चल रहा हूँ। WBC यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आइडिया हो जाए तो अच्छा है, ताकि एकदम से नया ना लगे कुछ, ठीक है। तो काम क्या होता है इनका? बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, जितनी मैंने कहानी बताई, बेसिक मोटा मोटा काम ये था साहब, जो इम्यून सिस्टम है उसमें वो हेल्प कर रही है, ठीक है।
इम्यून डिफेंस में हेल्प कर रही है। मैंने मैक्रोफाइज का भी बताया आपको, मैक्रोफेज का भी काम करती है। तो मैक्रोफाइज में जो मोनोसाइट्स होती हैं वो क्या करेगी, इंगल्फ कर जाती है जो भी वेस्ट मटेरियल या डेब्रिस होता है उसको, तो इन्फ्लामेशन वगैरह जो भी हो रखी है उसको कम करने में ये काम करती है। तो इट विल हेल्प इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज एज वेल। तो WBC में दो काम बताए, इम्यून सिस्टम का है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के लिए भी ये काम आ जाता है, ठीक है। अब RBC में तो ऐसा कोई इम्यून सिस्टम का और वो काम है नहीं। RBC को तो बेचारे को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना है, उसकी तो छुट्टी कर दी हमने। अब जो इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, किसी को तो संभालना पड़ेगा ना। प्लेटलेट में बोल दिया कि वो तो वुंड हीलिंग में काम आ रहा है, अब जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको कौन संभालेगा, WBC तो संभालेंगी उनको। जो इन्फ्लामेशन हो रहा है और ये सब इतनी उसको, अब यहाँ पे आपके इन्फ्लेम्ड हो जाता है सारा एरिया, यूं पहलवान बन जाते हो आप इतना, वो ऐसे ही रहेगा क्या 6 महीने? उसको भी तो ठीक करने के लिए कोई इंसान चाहिए ना, मतलब कुछ चाहिए ना बॉडी के अंदर। तो वो क्या, वो WBC का काम होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, क्या सिर्फ एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा क्या? 2-3 दिन तक आपने सहन कर लिया, उसको बॉडी खुद भी ठीक कर देती है। वो किससे ठीक होता है? WBC से ठीक होता है। कौन सी सेल क्या कैसे करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमोरल क्या होती है, वो आगे पढ़ेंगे, उससे उसमें समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। प्लेटलेट्स में हम बात कर ही चुके हैं, छोटा सा साइज होता है साहब इनका, सेल लाइक फ्रेगमेंट्स, कोई इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब इतने छोटे ही हैं तो क्या ही न्यूक्लियस चाहिए इनको, दिमाग ही नहीं है, कुछ दिमाग का काम नहीं करना है इनको, ठीक है। ये मैं लॉजिक वाली बात बोलता हूँ, इनको ये मत सोचो दिमाग नहीं है, दिमाग मतलब दिमाग हो गया उसके अंदर, आप समझ रहे हो ना, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी होती हैं चीज़ें हमें कैसे करनी होती हैं कि हाँ, लॉजिक सा क्या बनाया हमने, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसको संभालने के लिए एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए। मतलब कौन होता है वो? न्यूक्लियस होता है। जैसे मैंने बताया RBC से ज़्यादा बड़ा साइज किसका होता है? WBC का होता है। हाँ, तो उसको संभालने के लिए न्यूक्लियस चाहिए। RBC में चलो छोटा है साइज तो न्यूक्लियस नहीं चाहिए, और प्लेटलेट का तो बिल्कुल ही छोटा है तो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं चाहिए। तो ऐसे इन 3 चीज़ों को याद कर सकते हो आप, क्योंकि ये मोटी चीज़ें होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, इनको पता होना चाहिए। फंक्शंस, प्लेटलेट मैंने क्या बताया, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड वेसल से अडहेयर करके, यानी कि वहां से जो भी ये ब्लड वेसल थी, यहाँ से अगर वुंड हुआ आपको, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आकर के अटैच हो जाएंगी, ठीक है, या अडहेयर कर जाएंगे ब्लड वेसल्स पे मैं बोल दूं, ठीक है। तो और यहाँ पे वो क्लोटिंग फैक्टर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स? ब्लड क्लोटिंग पढ़ाएंगे तो सब बताऊंगा। वुंडिंग हीलिंग में भी हेल्प करती हैं ये, ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करती हैं? सिक्रेट करते हैं, और टिश्यू रिपेयर में ये हेल्प करते हैं। कौन? प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स की, जो डेंगू में आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। अब सीरम मैंने क्या बताया था, सीरम क्या होता है? जो भी ब्लड आपने एनिमल से निकाला है, उस ब्लड को अगर आपने क्या कर दिया, कोगुलेट होने दिया, तो कोगुलेट का मतलब क्या हुआ? जो फिब्रिन है सारा का सारा ब्लड में, वो एक जगह जा करके ऐसे क्लोट बना लेगा। फिब्रिन ही तो बनाता है ना क्लोट, तो ब्लड में से अगर मैं फिब्रिन को माइनस कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? वी विल गेट द सीरम। समझ में आया आपको? सीरम की प्रॉपर्टी क्या होगी? लिक्विड पोर्शन, पहले तो डेफिनेशन सुन लो, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड आफ्टर क्लोटिंग के बाद जो लिक्विड पोर्शन बचेगा दैट इज सीरम। तो इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर है, इट विल लैक द क्लोटिंग फैक्टर, नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है साहब, ये तो हम बहुत बार बोल चुके हैं। फंक्शन क्या होगा इसका? इट विल कंटेन प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको कोई एंटीजन मिल रहा है, ठीक है, या आपको कोई ऐसा केमिकल मिल रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो आपका लीवर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, किडनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रहा। आपको सीरम ही चेक करते हैं अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है या आपको HIV है, उसके अंदर क्या कर चेक करते हैं? सीरम को ही चेक किया जाता है। तो जो सीरम है, इससे क्या होता है? इट इज यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पजेज। जैसे कि मैंने बताया, अगर बड़ी बीमारी इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा, कोविड-19 हुआ, HIV हुआ, खतरनाक, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख करके ये चेक कर लेते हैं कि भैया आपका जो लीवर वगैरह है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सीरम के अंदर ये सारी चीज़ें को देखा जाता है, ये इजीली इनमें मेजर की जा सकती हैं सीरम के अंदर, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत कम होता है। फिब्रिन विब्रिन तो सब क्लोट करके एक जगह पहुँचा दिया हमने, इसको तो रिमूव कर दिया है, तो सीधा चीज़ें दिखती हैं, इसमें आसान हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ ब्लड में। मैं फंक्शंस ऑफ ब्लड करवाने से पहले आपको बता दूं, फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट जो ब्लड वेसल्स के हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, बाकी सारे आपको सेम ही लिखने हैं। अब ब्लड जो है उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। पोर्ट का मतलब क्या होता है? सबको पता है पोर्ट का मतलब क्या होता है। पोर्ट का मतलब होता है प्लेस, कोई भी एक जगह, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं? ट्रांस का मतलब बदल जाना। क्या, किस चीज का बदल जाना? पोर्ट का, प्लेस का बदल जाना। अब
न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूट्रिएंट जा रहा है। किस जगह से किस जगह जाएगा भाई? स्टमक था, स्टमक से डुओडेनम, डाइजेस्ट हुआ फूड डुओडेनम में आया, डुओडेनम से गया ब्लड में। अब ब्लड से वो कहाँ जाएगा? सर्कुलेट होके हार्ट में जाएगा। अब हार्ट के बाद वो पंप होकर के पूरी बॉडी में जाएगा, और पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट जो है वो सेल्स के अंदर चले जाएंगे, और सेल्स के अंदर चले जाएंगे तो हमारा एटीपी वगैरह है सारा जनरेट होगा, एनर्जी मिलेगी तो हम काम कर सकेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो आगे जाकर के काम करता है। हार्मोन का मतलब ही क्या है? एक जगह पे रिलीज हुआ है, दूसरी जगह जाकर के काम कर रहा है, उसका भी ट्रांसपोर्ट ब्लड में ही हो रहा है। ब्लड नहीं होता तो होता क्या? नहीं होता साहब। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, लंग्स में गई, लंग्स से ऑक्सीजन दी हमने ब्लड में, और वो पूरी बॉडी में फैल रही है। लंग से कहां पे गई? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गई, वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली लोअर बॉडी में और अपर बॉडी में। तो उसका ट्रांसपोर्ट किया ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके गए उसको। कार्बन डाइऑक्साइड में सेल से निकाला, इंफीरियर वेना कवा से और सुपीरियर वेना कवा से, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आए कहां पे? राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से हम लेके गए लंग्स में, और फिर लंग्स से ऑक्सीजन अंदर ली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको किया बाहर, उसको बाहर कर दिया हमने। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से निकली थी सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा के होते हुए लंग्स तक गई ना, वो कैसे गई? ट्रांसपोर्ट करके, एक जगह से दूसरी जगह गई ना, तो ये भी उसका फंक्शन में आ जाएगा। तो इतने सारे तो हमने ट्रांसपोर्ट वाले ही पढ़ लिए इसमें। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, आपका न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, इवन जो वेस्ट मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, उनको अगर बाहर निकालना हो तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह, या तो लीवर में डिटॉक्सिफाई करोगे ले जाके, या फिर उसको किडनी से फिल्टर करवा करके बाहर निकाल दोगे, तो वो भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे तभी तो बाहर जाएगा ना। तो ये ट्रांसपोर्ट वाले ही 5 पॉइंट बन रहे हैं, कितने आसान आसान से। सबसे पहले बात करें न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उनका ट्रांसपोर्ट कर दिया। 5 पॉइंट तो ये ट्रांसपोर्ट वाला ही खत्म कर गया आपका। तो ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है साहब, अब और देख लो, ये देखो न्यूट्रिएंट वाला, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, और ये हार्मोन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बचे लास्ट के 5 पॉइंट। इसमें ब्लड जो जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है कि नहीं होता? लगा लीजिए यहाँ पे सरफेस पे धूप लग रही है आपको, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड गर्म होगा कि नहीं होगा कंपैरेटिवली? आप बोलोगे सर डिपेंड करता है, बॉडी का टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो गर्म होगा, नहीं तो बॉडी के टेम्परेचर का खुद ही जो बीएमआर होता है उसकी वजह से ही ब्लड क्या रहता है? वो गर्म रहता है। अब कैसे भी समझ लो, ये वाला गर्म है या ये वाला गर्म है, लेकिन वो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ना पूरी बॉडी में, तो जो टेम्परेचर है ना वो लगभग लगभग रेगुलेट होता रहता है, यूनिफॉर्म बना रहता है, सेम सा बना रहता है। और वो जो ज्यादा जहां पे टेम्परेचर होता है सर्कुलेट हो रहा है तो वहां पे बैलेंस हो जाता है। कहीं पे कम है तो पीछे से जा रहा है उसमें प्रेशर से ब्लड, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन भी किसकी वजह से हो रहा है? जो ये ब्लड अलग अलग जगह जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर से आता है, फिर हार्ट में जाता है, वो ब्लड की वजह से एक तरह से कुछ ऐसा है जैसे आपने राड लगा करके बाल्टी में पानी गर्म कर दिया और आप बहुत खुश हो रहे हो कि ओहो सर पानी तो बहुत ही गर्म है, मजा आ जाएगा आज तो नहा के, लेकिन नीचे हाथ जाता है तो ठंडा पानी लगता है सारा का सारा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हाथ यूं बाल्टी में डाल करके यूं करके उसको यूनिफॉर्म कर रहा हूँ टेम्परेचर को, ताकि ऐसा ना हो कि पहले डब्बे डाल दिए गर्म पानी के फिर ठंडा पानी आ रहा है, बीमार हो जाओगे। तो ऐसे ही ये ब्लड का भी, ब्लड क्या काम करता है, ये जो हार्ट है पंप कर रहा है ब्लड को, हर जगह से जो टेम्परेचर है उसको बराबर सा रखने की ट्राई करता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला यहाँ पे बीएमआर ज्यादा बढ़ा हुआ है या स्टमक में वो चल रहा है मेटाबॉलिज्म, या ये वाले पार्ट में लोअर बॉडी के अंदर ज्यादा टेम्परेचर, नहीं, सब जगह बराबर टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो ब्लड की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता रहता है। होपफुली ये पॉइंट याद रहेगा आपको, टेम्परेचर रेगुलेशन याद रहेगा तो उसमें क्या लिखना है कोई बड़ी बात नहीं होती। टेम्परेचर रेगुलेशन ही याद नहीं आएगा तो फिर उसमें लिखेंगे क्या। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाटर बैलेंस की। रेगुलेट्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेल्स, टिश्यू एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स के अंदर जितना भी वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर जितना भी वाटर होगा, वो सारा का सारा वाटर कहाँ, ब्लड की वजह से ही तो वाटर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, बेसिकली 55% पार्ट तो उसका प्लाज्मा से ही बनता है, और प्लाज्मा का 90% 95% पार्ट क्या होता है, 90 था कि 95, वाटर ही होता है सारा का सारा, राइट। तो वाटर का बैलेंस तो बना रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें सेल के अंदर भी वाटर का बैलेंस बनाने का काम करेगा कौन, ब्लड, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी ये फंक्शन करेगा कौन, ब्लड। ठीक है साहब, अब ये 2 पॉइंट हो गए आपके जो
ट्रांसपोर्ट से अलग थे थोड़े से। टेम्परेचर रेगुलेशन, हालांकि ये भी ट्रांसपोर्ट गोल गोल घूम रहा है तो उसकी वजह से ये रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, इससे स्टेबल बॉडी टेम्परेचर बना रहता है पूरी बॉडी में। वाटर बैलेंस, ठीक है, वाटर बैलेंस कैसे, सेल्स के अंदर, टिश्यू में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। पीएच रेगुलेशन, इसमें बफरिंग सिस्टम होता है ब्लड के अंदर, खास करके सबसे उसमें बाइकार्बोनेट आयन वाला होता है। ये कैसे काम करते हैं, बफर सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, पूरा फोस्फेट वाला भी पढ़ेंगे, फोस्फेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट वाला भी पढ़ेंगे। और ब्लड में यूजुअली बाइकार्बोनेट वाला ही ज्यादातर काम करता है टू मेंटेन द स्टेबल पीएच लेवल्स। जो भी रेंज रहती है ब्लड की उसको उतना ही मेंटेन करने में क्या, बफर सिस्टम कहां पे मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं। तो ब्लड के फंक्शन ही पढ़ रहे हैं तो क्या बोल देंगे, ब्लड का फंक्शन, ये बफर सिस्टम भी बोल दिया, जिसका एग्जांपल क्या दे दिया, बाइकार्बोनेट बफर हमने एग्जांपल दे दिया इसका, ठीक है साहब। अब क्लोटिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्लोटिंग एबिलिटी, ब्लड के अंदर क्या होता है, फिब्रिन, फिब्रिनोजन होता है ना, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस भी होते हैं, तो उनको छोड़ दो एक मिनट के लिए। क्लोटिंग फैक्टर के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है क्लोट बनाने के लिए, फिब्रिन तो होता ही है, तो ब्लड की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो भी आ जाएगा भाई। क्लोटिंग फैक्टर किसकी वजह से बनता है, ब्लड की वजह से बनता है। ब्लड क्लोट किसकी वजह से बनता है, ब्लड की वजह से बनता है, क्योंकि ब्लड क्लोट ब्लड में बन रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड की वजह से बन रहा होगा। तो इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द वुंड और एनी इंजरी। और जो इम्यून सिस्टम्स की जो जितनी भी सेल घूमती हैं, वाइट ब्लड सेल्स हो या एंटीबॉडीज हो, वो सारा का सारा ब्लड के अंदर ही होता है, तो वो भी ब्लड के फंक्शन में आता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, इसलिए मैं इतना टाइम लगा दिया इसके ऊपर। ब्लड के फंक्शन क्या है, नॉर्मली इंसान सोचता ब्लड के अंदर है आरबीसी, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है, डब्ल्यूबीसी वो इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम का काम कर रही है। उसके बाद बच्चा अटक जाता है, 1 मिनट रुको, और तो सर क्या बफर बोल दो, थोड़ा सा बोल दो, ऑस्मोटिक प्रेशर सा बना रहा है कुछ, ब्लड टेम्परेचर सा मेंटेन कर रहा है, 4-5 पॉइंट याद आते हैं वो, फिर उसके बाद उसका कॉमन सेंस काम करनी बंद हो जाती है। इसलिए मैंने बताया जो 5 पॉइंट है वो तो ट्रांसपोर्ट वाले ही एज इट इज आप उठा लो। क्या है 5 पॉइंट ट्रांसपोर्ट वाले, सीधे सीधे न्यूट्रिएंट वाला, ऑक्सीजन वाला, CO2 वाला, हार्मोन वाला, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने वाला। 5 तो ट्रांसपोर्ट नहीं खत्म कर दी। उसके बाद यू कर रहे थे हम, वो बाल्टी वाला बताया था, जो स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो भी ब्लड का ही काम है। बफर वाला भी ब्लड का ही काम है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना ब्लड का काम है, इम्यून डिफेंस ब्लड का काम है, प्लस में आपका क्लोटिंग एबिलिटी भी किसका काम है, ब्लड का ही काम है। ब्लड के फंक्शंस में होगा। किसी का कोई क्वेश्चन था क्या, कोई बीच में बोल रहा था शायद, कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? चलिए 1 सेकंड दीजिएगा बस मुझे। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन एनिमल्स। मैंने आप लोगों को बताया था जो ब्लड है उसका जो फंक्शन रहता है और जो ब्लड वेसल का फंक्शन रहता है, 70 to 80% जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, सब सेम लिखने हैं। जैसे कि 5 पॉइंट तो अपने ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मतलब इतने आसान 5 पॉइंट तो सीधा वही लिख देना उठा करके, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐसा क्या बता दूं जो कॉन्ट्रास्टिंग है ब्लड वेसल का, चलो एक्स्ट्रा बाद में पढ़ते हैं, पहले सीधा शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखना, नहीं तो लगेगा कि ब्लड ही बढ़ रहे हैं बस। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की डिलीवरी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ठीक है। न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, वही बात बोल रहा है वैसे। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, अब आर्टरी जो होती हैं दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग। ये सिर्फ ब्लड कर सकता है क्या, ब्लड ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने आप में, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ब्लड वेसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके या डायलेट हो करके क्या करती हैं, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और थोड़ा डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि उसका जो मेजरमेंट होता है ब्लड प्रेशर का, उसका तरीका आप समझोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, बट चलो अभी के लिए आप इतना ही समझो कि कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन से ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स मेंटेन करती हैं, कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकती हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो फंक्शन
फंक्शन ऑफ ब्लड और क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ब्लड अलग अलग टॉपिक रहेंगे कि एक ही में इंटरमिंगल कर सकते हैं लिखते वक्त अगर नहीं वही सेम लग रहा है? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम ही है। यहाँ पे ब्लड वेसल है, वो वेसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे ब्लड की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो वेसल के अंदर जो ब्लड है सिर्फ उस ब्लड की बात कर रहे हैं जो कुछ ऐसा है। देखिए ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इसके अंदर ये है ब्लड। जो पहला टॉपिक था उस पहले टॉपिक में हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए रिलेटेड टू ब्लड, जो इस वेसल के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस हमने देखे हैं कि इसका क्या काम है बॉडी के अंदर इस ब्लड का, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, थर्मल जो टेम्परेचर है उसको बॉडी का स्टेबल कर रहा है। ये सारे के सारे फंक्शन रिलेटेड टू ब्लड हैं। बट ये जो टॉपिक आ जाता है ये ब्लड वेसल वाला टॉपिक है। आपने वो उसको कर सकते हैं 70 to 80% में स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, 70 to 80% पॉइंट इसमें सेम ही जाएंगे क्योंकि ब्लड वेसल की वजह से ही ब्लड काम कर रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। बट कुछ पॉइंट ब्लड वेसल वाले टॉपिक में ऐसे हैं जो आप ब्लड में नहीं लिख सकते हो। अगर आपने मेहनत करके ब्लड वेसल में वो याद कर लिए हैं तो अगर आप बिल्कुल सेम टॉपिक को समझेंगे तो ब्लड वेसल वाले पॉइंट आप ब्लड में लिखाएंगे और वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। टीचर बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि ब्लड वेसल का जो कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन है वो ब्लड के फंक्शन में क्यों बता रहे हैं। आपको समझ में आया? तो जो ब्लड वेसल इसमें मैं बोल रहा हूं सिर्फ वेसल की वजह से कुछ पॉइंट इसमें डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अब ब्लड का फंक्शन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो ब्लड है, वो तो उसका बेचारा खुद का प्रेशर कैसे मेंटेन करेगा। जिस भी चीज के अंदर ब्लड है वो जो भी थिंग है या चीज बोल दो उसको, वो इसका प्रेशर ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कर सकती है। ब्लड होता किसके अंदर है? वेसल्स के अंदर होता है। तो वेसल्स का साइज अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आगे प्रेशर जाने का रहा नहीं। और इसको मैं यूं दबा दूंगा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूंगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा। जैसे अपन गाड़ी वॉश करते हैं ऐसे करके इसको दबा दिया तो प्रेशर ज्यादा जाता आगे तक, ऐसे ही ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसको डायलेट कर दूंगा तो आगे जाने का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि ब्लड प्रेशर को कुछ ऐसे पढ़ते हैं इसके उसमें, चलो छोड़ो वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। समझ में आया अभी? ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन वाला पॉइंट ब्लड वेसल वाले टॉपिक से ही हम इसमें ही लिख सकते हैं, वो ब्लड के फंक्शन में नहीं लिख सकते। पिछली स्लाइड में क्या था? फंक्शंस ऑफ ब्लड था। अभी यहां पे क्या है? फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी में दोनों बार अलग अलग पूछे गए हैं और उन्होंने थोड़ा सा अलग करके पूछे हैं तो कुछ ना कुछ उसका मतलब निकलता होगा। थोड़े से पॉइंट आपको ब्लड वेसल में अलग से वो मार्क करने पड़ेंगे। और मैं आपको बोलूंगा कि ब्लड वेसल का जब आप बताएं तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो है इसको सबसे पहले लिखें। ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट वाले जो कॉमन पॉइंट है वो सभी नीचे लिखें, सबसे पहले आप लिखें इसका ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है। और इसमें थर्मो रेगुलेशन, उसमें हमने बताया था जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है हर पूरी बॉडी में उससे बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा स्टेबल रहता है। बट यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन को जो एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे बता रहे हैं? ब्लड वेसल डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट नियर द स्किन टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है जी। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है बॉडी और हमें उसको थोड़ा सा क्या करना है, चाहिए कि थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ जाए, तो ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी स्किन वाले पार्ट पे, ठीक है, डायलेट हो जाएंगी ताकि जो वो है थर्मल एनर्जी बाहर जा सके थोड़ी सी उसकी। और कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगी सर्दियों में ताकि जो हीट है हमारी बॉडी की, जो हीट है, हीट का मतलब क्या? जो ब्लड के अंदर हीट है वो पूरी घूम रही है बॉडी के अंदर हीट, ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट पे हीट है, पूरी बॉडी में हीट है। और वो खास करके जब सुपरफिशियल पार्ट पे आने लगती हैं तो वहां पे डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट होता है। अब डायरेक्ट अगर विंटर की मैं बात करूं और मेरे को चाहिए कि मेरी बॉडी की हीट कंजर्व रहे, लूज ना हो, तो क्या करेगी? सुपरफिशियल वेन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी थोड़ी सी। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? ये जो अपनी हीट है, ब्लड वाली हीट है, उसको लूज तो करेंगे बट कम लूज करेंगी। और जबकि अगर गर्मी में आप बहुत ज्यादा तो ये थोड़ी डायलेट हो जाएंगी ताकि जो बॉडी की अंदर की हीट है वो थोड़ी सी वो निकल जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मतलब अभी भी नहीं समझ में आया तो कैसे बताऊं, लगा लो मैं ऐसे, आगे ना समझ में, ठीक है, वेरी गुड। तो थर्मो रेगुलेशन वाला पॉइंट इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। सबसे पहले पॉइंट लिखना, ब्लड वेसल वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, वो जनरल वाले पॉइंट बाद में लिखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इम्यून रिस्पांस वाला कॉमन ही पॉइंट है, हार्मोन वाला कॉमन ही पॉइंट है, वेस्ट रिमूवल वाला कॉमन ही पॉइंट है। ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, वेसल एडजस्ट देयर डायमीटर टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम किसमें कहां पे कितना जाएगा वो जो हम किडनी में भी पढ़ेंगे आपको वहां पे पता लगेगा। जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स हम पढ़ते हैं उसमें एफरेंट का मतलब आने वाले
इफरेंट का मतलब जाने वाले, ठीक है। तो वहां पे उस एंड पे लगा लीजिए कुछ ऐसा है, यहां पे अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हमने कर दिया, हम वहां पे एक टॉपिक में कंफ्यूजन होता है बड़ा, थोड़ा बताता हूं। यहां पे अगर हमने यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया तो यहां पे ब्लड क्या होगा, किडनी के अंदर कम आएगा। मैं ये बात बोल रहा हूं। आप बोलोगे एक मिनट सर आपने बोला था कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड तो ज्यादा जाना चाहिए। हाँ ज्यादा जाना चाहिए, बट वो कौन से एंड में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो जो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के आते हैं ना, वो मैं अभी बता रहा हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन आए तो समझ जाए। हालांकि जब किडनी वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। तो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से ब्लड वॉल्यूम कम ज्यादा वो कर सकता है। वहां पे कैसे कैसे हम, सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यही नहीं है कि कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा जाएगा आगे। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये भी होता है जो साइज परमानेंटली इसने बंद कर दिया, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन यूं फ्रीक्वेंटली, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन होकर के यूं बस बंद हो रखा है। अब बस इतना ही है। तो उसमें क्या होगा, जो अल्टीमेटली किडनी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम जाता है या फिल्ट्रेट जो जाता है वो थोड़ा कम जाएगा। क्यों जाएगा अभी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, उस पार्ट पे समझ लेंगे। बट अभी के लिए कितना समझें, अभी के लिए सिर्फ इतना समझें, जो ब्लड वेसल अपना डायमीटर चेंज करके कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन करती है, पहला पॉइंट, और कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन करके वो ब्लड वॉल्यूम को चेंज कर सकती है, वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। मतलब बात एक ही है, वो डायमीटर डायलेशन वाली कॉन्स्ट्रिक्शन वाली, बट वहां पे दो तरीकों से बोल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, थर्मल रेगुलेशन कैसे कर रही है, वो टेम्परेचर को, जब स्किन पे जो वेन्स रहती हैं वो कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हो बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर विंटर है तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसका हीट कम लॉस हो, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो डायलेट हो जाएगी ताकि हीट का लॉस हो जाए बाहर और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है जी। या लगा लो आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है तो वो डायलेट कर लेगी ताकि हीट बॉडी की बाहर निकल जाए, ठीक है जी। तो ये 3-4 पॉइंट आपके अलग अलग हो गए हैं। हाँ, ब्लड वेसल पार्टिसिपेट इन क्लॉट फॉर्मेशन एंड टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजरी। ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, अगर आपको पता हो तो। जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये एंडोथेलियल सेल्स होती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं और कैसे ये बाकी के फैक्टर्स के साथ, साइटोकाइंस के साथ ये कैसे रिएक्ट करती हैं। वहां पे एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लड वेसल में क्लोटिंग की जब बात करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर डायरेक्ट ब्लड की अगर मैं क्लोटिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं इसकी ब्लड वेसल्स की, वहां पे वो भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ये पॉइंट ब्लड से थोड़ा सा इस पॉइंट को अलग कर सकते हैं। तो 3-4 पॉइंट हमने ऐसे पढ़ लिए जो ब्लड से थोड़ा अलग थे, बाकी के सारे वही कॉमन से पॉइंट आ जाएंगे आपके, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको सबसे पहले दिखाया भी था, ब्लड फंक्शन ही पूछे हैं 2 बार, तो उसके बाद फिर ब्लड वेसल का भी फंक्शन पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। तो ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड केमिस्ट्री, अब ये समझिएगा ध्यान से। जो आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड के अंदर जो सेल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी सेल्स हैं हमने बात करी थी, प्लेटलेट्स है सर, डब्ल्यूबीसी है सर, आरबीसी है सर, बाकी एक फ्लूइड था, क्या एक सीरम था नीचे और एक प्लाज्मा था, ठीक है। और ब्लड में से उसको क्लोट होने देंगे नेचुरली, फिब्रिन सारा हट जाएगा तो बाकी का बचा हुआ फ्लूइड उसको क्या बोलेंगे, उसको सीरम बोलेंगे, जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। कोविड-19 था या अपना लीवर फंक्शन देखना है, किडनी फंक्शन देखना है आपको, या फिर HIV था, वो सारा का सारा डायग्नोस्टिक जो कहाँ से लेते हैं, सीरम को चेक करके देखते हैं, ठीक है साहब। अब आ जाओ इस ब्लड के अंदर सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सेल्स में जो मेजर सेल हमें बच्चे को पता है, कोई शायद प्लेटलेट गलती से भूल भी जाए, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो कोई नहीं बोलता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चा समझता है हमेशा सर हम आरबीसी पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी में पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, और हम हमेशा डब्ल्यूबीसी का मतलब ये बेंटन, अगर चलो मैं बता देता हूँ आपको, मैं जब छोटा होता था मैंने कैसे याद किया था, मेरे दिमाग से आज तक वो चीज़ कभी निकली नहीं है और होपफुली कभी निकलेगी भी नहीं, क्योंकि आप लोगों में से अगर कोई बेन 10 देखता हो, एक वो आता था उसमें वो घड़ी होती है लड़के के हाथ पे, कोई भी यूं करता है तो वो बन जाता है वैसे करके, तो मैंने अपने टाइम पे वो ऐसे याद किया था। इसमें क्या था, ग्रेनुलोसाइट्स होती है डब्ल्यूबीसी में, जिसमें ग्रेन्यूल्स दिखते हैं सेल्स के अंदर, और एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं जिनमें कोई ग्रेन्यूल नहीं दिखता है। उस बेसिस पे हमने डब्ल्यूबीसी को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट में मैंने याद किया था बेन 10 वाला, BEN, बेन, बेसोफिल, एओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये वैसे सबको याद होता ही है, बट स्टिल अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन रहे तो बेन से याद कर लेना सीधा। और इसमें क्या होती है, एग्रेनुलोसाइट में कोई मेरे को बताएगा, लिखा भी होगा सामने, बता दो। T लिम्फोसाइट्स हो जाएंगी और आपकी B लिम्फोसाइट हो जाएंगी, ठीक है जी, परफेक्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में क्या बोलना चाह रहा था, कहाँ पे कंफ्यूजन हो, अब देखो लैपटॉप पे मैं PPT बनाता हूँ ना, ये बहुत ही परफेक्ट आते हैं एरोज, और जब इसको यहाँ पे लगाते हैं ना, ये पता नहीं क्या हो जाता है, ये बिल्कुल, ये देख रहे हो, इसका बैठ के करना पड़ेगा कुछ, बट आई एम क्वाइट श्योर कि PPT आपको मैं शेयर करूंगा, आपको मोबाइल पे परफेक्ट ही दिखेगी बिल्कुल। यहाँ पे थोड़े से पिक्सल्स बढ़ जाते हैं, शायद इस वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। हाँ जी, देखो सबसे पहले
हम अभी ब्लड सेल फॉर्मेशन देखेंगे और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है वो चीज देखेंगे। अब ब्लड सेल फॉर्मेशन में हम WBC और RBC प्लेटलेट जितनी भी सेल्स पड़ी है ना, सबका फॉर्मेशन देख लें, सबका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक ही बारे में खत्म करते हैं सब कुछ, इसी स्लाइड पे खत्म हो जाएगा सारा का सारा। जिसने डायग्राम को अच्छे से देख लिया वो समझ भी गया होगा। हाँ जी, सबसे पहले होती है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। पोइटिक का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? कवि, पोइटिक ऐसा, पोइसिस, पोइटिक, बनाने वाली। जी बिल्कुल, बनाने वाली। और हिमेटो का मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई बात चल रही है, तो ब्लड को बनाने वाली या ब्लड के अंदर जो सेल हैं उनको बनाने वाली सेल है। ये वो जननी है जो सब कुछ जिससे निकलता है फर्दर जा करके। और स्टेम सेल्स की बोल रहे हैं इसको, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, क्योंकि ये स्टेम है, ये इसी की वजह से सब कुछ निकल रहा है, आप ऐसे समझ लो। इसको शॉर्ट फॉर्म में HSC भी बोल देते हैं, HSC। ये छोटा एस क्यों डाल दिया यहाँ पे, सेल्स है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको बता दिया कि एक सेल नहीं बना रही है, ये मल्टीपोटेंट है, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। क्या पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर, ये सिर्फ एक तरह की सेल नहीं बनाएगी। ये क्या, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये किसी चीज में जाकर के कन्वर्ट नहीं हो रखी हैं ये सेल्स। अभी इनकी बात कर रहा हूं HSCs की। ये ऐसी सेल है जिसकी कोई शेप नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मल्टीपोटेंट है। और मल्टीपोटेंट का मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड जो इसकी कैपेसिटी है, किसी भी शेप में नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रही है। तो ये क्या है, इस अनडिफरेंशिएटेड होने के बाद ही इसमें वो पावर आती है कि ये एज एन मल्टीपोटेंट सेल के काम कर सकती है, यानी मल्टीपोटेंसी है ये, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट होने का क्या है, पोटेंशियल है। इसलिए वी कॉल इट अनडिफरेंशिएटेड मल्टी पोटेंट सेल। अनडिफरेंशिएटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएट होकर के तो एक पर्टिकुलर चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलेंगे कि ये फंक्शन है इसका, यहां पे काम करती है। बट अभी HSC की बात कर रहा हूं तो इट इज अनडिफरेंशिएटेड। तो इस सेल से क्या बनेगा, मैं ऐसे ऐसे क्यों हिला रहा हूं इसको बार बार, हिमेटोपोइटिक सेल्स को, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसकी कोई शेप नहीं है, ऐसे फिक्स नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। और मल्टीपोटेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस सेल से काफी सारी सेल्स निकलने वाली हैं। और काफी सारी सेल्स का मेरा मतलब क्या है, क्या न्यूरॉन्स बनेंगे क्या न्यूरॉन्स बनेंगे क्या इससे? नहीं। क्या बनेगा, ब्लड के अंदर हिमेटो वाला पार्ट बनेगा। क्या बनेगा, हिमेटोपोइटिक होगा। ठीक है, किनसे होगा, इन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होगा। तो ब्लड की जितनी सेल्स बनेंगी इन HSCs से, इन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनेंगी, जो अनडिफरेंशिएटेड हैं। और अनडिफरेंशिएटेड है तो ये मल्टीपोटेंट भी हैं, इनसे काफी सारी सेल बनने वाली हैं। और कौन सी सेल बनेंगी, हिमेटो मतलब ब्लड वाली सेल्स बनेंगी। अब देखना यह है कि किस तरह से बनेगी। इसको हमने दो तरीकों से बांटा, दो तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है कि HSC जो सेल्स होती हैं वहां से दो तरीकों से कैसे, एक तो माइलोइड लाइनेज हमने बोल दिया और एक हमने बोल दिया लिम्फोइड लाइनेज। कोई मेरे को बताएगा ये लिम्फोइड लाइनेज का क्या, लिम्फोइड क्या, सबको पता है लिम्फोइड मतलब लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट में B और T लिम्फोसाइट गई कहां पे, लिम्फोइड लाइनेज में। लाइनोज बोल रहा हूं, सॉरी, एज मतलब AGE वाला एज है वो, लिम्फोइड लाइनेज। और दूसरा पार्ट किसमें डिवाइड हुआ HSC का, माइलोइड लाइनेज के अंदर हुआ। अब आप बोलोगे सर वो हमने, ये तो आपने एग्रेनुलोसाइट बता दी, यहां पे ग्रेनुलोसाइट किधर गई? वो WBC का जो ग्रेनुलोसाइट वाला पार्ट था ना, वो माइलोइड में आपको लिखना है, ये याद रखना। ऐसा ना हो कि वो WBC का क्लासिफिकेशन दिया हो हिमेटोपोइटिक में और इस लिम्फोइड लाइनेज के अंदर ही वो लिख दो। इसको तरीका वैसे बहुत ही सिंपल है, लिम्फोइड लाइनेज अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ लिम्फोसाइट ही लिखना है। लिम्फोइड मतलब लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में T और B सेल ही होती हैं, बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। और बाकी की जितनी भी सेल्स बनेंगी उनको लेके आओ इधर, कहां पे, माइलोइड लाइनेज में। अब माइलोइड लाइनेज में क्या क्या बनता है, ये देखो, RBC बन रही है, क्या काम होता है पढ़ चुके हैं। प्लेटलेट्स भी बन रही हैं, ठीक है जी, पढ़ चुके हैं। अब ग्रेनुलोसाइट जो कि WBC का दूसरा पार्ट है, वो माइलोइड लाइनेज से ग्रेनुलोसाइट बनती हैं। और क्या होती है, बैन, BEN, ये हो गया। ठीक है, आपका कोई इसमें डाउट? ये याद रखने का तरीका अगर आप देखना चाहो तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। इसका फंक्शन का बताना चाह रहा हूं। जो बेसोफिल्स होते हैं वो क्या, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, यानी एलर्जिक रिएक्शन में काम आते हैं। बेसिक चीज है, बेसिक क्या, बस बेसिक सी चीज ये है कि एलर्जिक रिएक्शन में काम आएगा। कौन, बेसोफिलिक। बेसोफिलिक इज बेसिक, सिर्फ एक चीज में काम आता है, एलर्जिक में। और उसके बाद इजिनोफिलिक की मैं बात करूं, थोड़ा सा नाम से लग रहा है कि इजिनोफिलिक मतलब इतना बेसिक नहीं है, मतलब एलर्जिक में तो काम आ ही रहा है ये, और एलर्जी के साथ साथ ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस में भी काम आता है इजिनोफिलिक। क्योंकि आप जब क्लासिफिकेशन देंगे तो जल्दी जल्दी आपको एक लाइन लिखनी रहती है, तो वो एक लाइन बता रहा हूं आपको क्या डालनी है इसमें। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल सबको पता है, जो भी
आपके इन्फेक्शंस होते हैं उनको इन्फेक्शंस को क्लियर करने में हेल्प करती है। आपका न्यूट्रोफिल क्या काम करती है? कुछ नहीं काम करती है, बस ये लिखा छोटा सा एक लिख देना, बस हो गया आपको, क्योंकि हम डिटेल्स में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो जो क्लासिफिकेशन मैं मेन बताना चाह रहा हूं ना, ये क्लासिफिकेशन आपका निकल जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमें मेन क्लासिफिकेशन पे रहना है। वी वर टॉकिंग अबाउट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्यों? क्योंकि इन सेल से क्या होगा, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं और ये मल्टीपोटेंट सेल्स हैं, और इन्हीं सेल से डेवलप होंगी क्या, वेरियस ब्लड सेल टाइप्स। और वेरियस ब्लड सेल टाइप्स में मतलब ये आरबीसी, ये प्लेटलेट्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स और ये एग्रेनुलोसाइट्स, ये सारी की सारी किन से हो रही हैं? इन एचएससी सेल से। अब एक आता है माइलोइड लाइनेज, पहला इसका डिवाइड। फिर लिम्फोइड लाइनेज आता है, एक दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, कौन? एचएससी। तो ये दोनों दो पार्ट में, ये एचएससी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिम्फोइड लाइनेज में लिखा टी सेल और बी सेल, बात खत्म। अब आ जाओ माइलोइड पे। अब इनमें एक चीज देख लो, माइलोइड लाइनेज जो है, एक वर्ड यहां पे याद कर लेना, माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल्स, एमपीसी हम उसको बोल देते हैं, माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल। प्रोजेनाइटर मतलब जिन चीज से चीजें जनरेट होती हैं, जो बनाएंगे आगे के जाकर के, उनसे भी पहले, जो सबसे पहले वाली बात आप समझ लो। अब बोलोगे सबसे पहले तो ये थी, हाँ भाई, मतलब इस क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले ये थी। बट जो माइलोइड लाइनेज है, इसमें जो सबसे पहली ऐसी सेल है जो फर्दर इन तीन में डिवाइड होगी, इन रेड ब्लड सेल में जाएगी, या फिर प्लेटलेट में चेंज होगी, या फिर ग्रेनुलोसाइट में चेंज होगी, वो कौन सी सेल्स हैं? एमपीसी सेल्स हैं, माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं। ऐसे ही लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल बोल देते हैं उस साइड में। बस इतना सा क्लासिफिकेशन था, जनरल सा था, आसान सा था। अब ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या आता है? BEN, बैन लिख लो, बस इतना याद रख लेना यहाँ पे। बैन मतलब बेसिक एलर्जिक का, ये सिर्फ एलर्जिक प्लस में पैरासिटिक का, इजोनोफिलिक, और न्यूट्रोफिल्स मतलब बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम कर रहा है। ठीक है सर। अब प्लेटलेट का सबको पता है, थ्रोम्बोसाइट वाला क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये वुंड हीलिंग में काम करता है। रेड ब्लड सेल्स का सबको पता है। माइलोइड में क्या क्या आई? आरबीसी और प्लेटलेट्स, और WBC वाला एग्रेनुलोसाइट आया कि ग्रेनुलोसाइट वाला पार्ट आ गया। और एग्रेनुलोसाइट वाला पार्ट जो था बी और टी लिम्फोसाइट वाला, वो लिम्फोइड लाइनेज में आ गया। माइलोइड लाइनेज लिम्फोइड में टी और बी चला गया, और माइलोइड के अंदर रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और ग्रेनुलोसाइट। मैं इतनी बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए, और ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसमें जो माइलोइड में वो मोनोसाइट मिसिंग है सर, जो एरिथ्रोसाइट मोनोसाइट जो एग्रेनुलोसाइट है। हाँ, मोनोसाइट्स भी उनके अंदर ही आएगा, सही बोल रहे हो आप। मोनोसाइट, मैक्रोफेज उनको बोल देते हैं हम। और मोनोसाइट को इवन डिपेंड करता है कि किस किस लोकेशन पे वो मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कफर सेल किस में बोलते हैं मोनोसाइट को? आपने जो बताया वो आपने बताया लीवर में। वेरी गुड। हाँ, तो वो थैंक यू, आपने बता दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थोड़ा सा निकल जाता है हमसे, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। आपको दिख रहा होगा एरो भी कैसे गए हुए हैं। तो अब ये क्लासिफिकेशन डन हो गया, सबको याद हो गया। तो डॉक्टर सुनीता आप ही बता दो एक बार क्लासिफिकेशन को शुरू से, इसको। एक मिनट रुको, बताने से पहले अब बताओ। सर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल दो टाइप के हैं, माइलोइड एंड लिम्फोइड। माइलोइड लीनिएज में एरिथ्रोसाइटिक मोनोसाइटिक है, जिसमें आरबीसी और मोनोसाइट आती हैं। फिर प्लेटलेट है और ग्रेनुलोसाइट है, जिसमें बैन है, जैसे इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और लिम्फोइड लीनिएज में लिम्फोसाइट है, बी सेल एंड बी सेल। ठीक है। अब माइलोइड जो सेल्स, सॉरी, जो एचएससी सेल्स थी, उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, वो बताओ जल्दी जल्दी। प्लूरिपोटेंट है सर। मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट में वैसे थोड़ा डिफरेंट होता है वो, प्लूरिपोटेंट मल्टीपोटेंट, हम इसको एक मान लेते हैं, बट अभी के लिए चलो आप मान लो मल्टीपोटेंट, याद रखना आपने, ठीक है। मल्टीपोटेंट है। और क्या खास बात थी इनकी? मल्टीपोटेंट क्यों है ये, क्या है इनमें ऐसा? यस, वो अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएट होकर के एक स्पेसिफिक सेल नहीं बन रही है उनसे, उनका शेप कुछ भी चेंज हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम मल्टीपोटेंट सेल। ठीक है, मल्टीपोटेंट वाला प्लूरिपोटेंट वाला अलग होता है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। तो अब मुझे ये बताइए, जो हमने पढ़ा था, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हमने एग्रेनुलोसाइट में देखा था, लिम्फोइड लाइनेज में, उसके अंदर हमने लिखा था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, CMI। उसके बारे में आप बताना चाहोगे कुछ? हाँ, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है, आइडिया देना चाहो कुछ? ब्लड के अंदर। ठीक है, आगे बताओ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सर, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन
वगैरह जो ट्रांसप्लांट होते हैं इसमें रोल होता है? कोई बात नहीं, चलो अच्छी ट्राई थी। थोड़ा सा एक आप आइडिया ले लो यहाँ पे। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर जो इम्यूनिटी है, जो सेल्स के बाहर जो इम्यूनिटी चाहिए बॉडी को। क्या? जो सेल्स के बाहर इन्फेक्शन बैक्टीरिया घूम रहे हैं उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए भी उनको क्लियर करना पड़ेगा, एंटीबॉडी चाहिए। क्या चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए। एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी इन्फेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए बी लिम्फोसाइट सेल्स हेल्प करते हैं। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सेल के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए काम आती है। और ये थोड़ी सी स्लो होती है, इस वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये स्लो होती है इसलिए हम बोलते हैं जो बैक्टीरिया वायरस सीधा सेल के अंदर घुस जाता है उसको बॉडी खुद से इम्यून रिस्पॉन्स दे करके इतना जल्दी क्लियर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सेल के अंदर घुसा हुआ है। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो स्लोली काम करती है थोड़ा सा। और आपने जो MHC वाला बताया, इसमें जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये, इसमें मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेकंड वाला यूज होता है, और इसमें MHC1 वाला यूज होता है जो प्रोटीन पार्ट होता है इसका। तो इसमें जो MHC वाला जो है वो दोनों में यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी में यूज हो रहा है उसमें नहीं यूज हो रहा है। उसमें सेकंड पार्ट यूज होता है MHC का, उसमें फर्स्ट वाला पार्ट यूज होता है। एक इसलिए बता दिया ताकि गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दिमाग में ना रहे आपके। ठीक है जी, क्लियर है चीजें? यहां तक क्लियर है? ह्यूमरल में क्या बताया मैंने? एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जो भी इन्फेक्शन हो। आपने ब्लड बताया, हाँ ब्लड की जो RBC जो WBC में नहीं है, जो प्लाज्मा में सीरम में घूम रहा है बैक्टीरिया वायरस, उस ब्लड में वो उसको मारेगा। बट अगर लिम्फ की मैं बात करूं या मैं ऐसी जगह की बात करूं जहां पे ब्लड नहीं है बट वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, क्या वहां पे ह्यूमरल इम्यूनिटी काम करेगी क्या? करेगी, क्यों नहीं करेगी? एक्स्ट्रा सेलुलर बोल रहा हूं ना मैं वहां पे। हाँ, वो ब्लड के अंदर मैक्सिमम होता है, वो घूम रहे होते हैं वायरसेस, वो एक अलग बात है, मैक्सिमम वहां पे होता है। बट कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर जो काम करेगी दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो आपका CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जो सेल के अंदर इन्फेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए कौन सी सेल चाहिए अपने को? T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए साहब, रेगुलेशन एंड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। कैसे तो ये रेगुलेट होता है और कैसे इसको हम कंट्रोल, मतलब अपनी जो बॉडी है उसको कंट्रोल करती है इस प्रोसेस को। दोनों वर्ड का एक मतलब है, ज्यादा वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेमेटोपाइसिस is tightly regulated by various growth factors, cytokines and hormones. हार्मोन्स कोई बताना चाहेगा कौन सा हार्मोन है जिसको रेगुलेट करता है हेमेटोपाइसिस को? लिखा ही हुआ था सामने, इरिथ्रोपाइटिन फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स फॉर ग्रेनुलोसाइट प्रोडक्शन। तो इसमें याद रखना, जो ग्रेनुलोसाइट्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था जो बैन वाली का, कौन करता है? ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, क्योंकि कॉलोनी हो जाती है एक तरह से ग्रेनुलोसाइट की, बेसोफिल है, इजिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, तो उनकी पूरा क्या कॉलोनी हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा फैक्टर बोल दिया? कॉलोनी। ये पूरी कॉलोनी को जो स्टिमुलेट करेगा वो वाला फैक्टर। वो कॉलोनी किस में आती है? ग्रेनुलोसाइट्स में आती है। तो कैसे याद कर सकते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स किसके लिए? ग्रेनुलोसाइट्स के लिए। रेड ब्लड सेल्स के लिए कौन सा हार्मोन होता है? EPO होता है। कहां से निकलता है? एरिथ्रोपाइटिन वाला, किसी को याद हो तो? EPO हार्मोन कौन से ऑर्गन से निकलता है बॉडी में? बिल्कुल जी, किडनी से निकलता है एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन। तो यहां पे हम इसको किस में पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग हेमेटोपाइसिस में। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो कंट्रोल और रेगुलेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये सिर्फ हार्मोन्स और इनसे नहीं, ये जो बॉडी की नीड है और जो रिस्पॉन्सेज हैं, और जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, आपका इंजरी हुआ, ब्लड लॉस हुआ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, RBC का फॉर्मेशन उस इंसान में ज्यादा होगा जो अभी अभी ब्लड डोनेट करके आया है, या उसमें होगा जिसने आज तक कभी ब्लड डोनेट ही नहीं किया, बैठा हुआ कंजर करके पूरा। जिसने डोनेट किया है ऑब्वियसली उसको ज्यादा नीड है, तो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग वो बढ़ रहा है ना। हेमेटोपाइसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन वो बढ़ रहा है ना RBC का। क्यों बढ़ रहा है? क्या कोई हार्मोन? और वो ऑब्वियसली हार्मोन वगैरह तो वो सारी चीजें रहती हैं, बट क्योंकि उनका ब्लड लॉस हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। लॉस बोलना गलत है, बट आप समझ जाओ, बेसिकली हो तो लॉस ही रहा है। इंजरी में भी लॉस हो रहा है, या इन्फेक्शन कोई अगर है बॉडी के अंदर, तो WBC का जो नंबर है B और T लिम्फोसाइट्स का, वो उस बॉडी में ज्यादा होगा जिसमें इन्फेक्शन है, या उस बॉडी में जिसमें इन्फेक्शन ही नहीं है। ऑब्वियसली जिसमें इन्फेक्शन होगा उसी में काउंट भी ज्यादा होगा। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द बॉडीज नीड्स एंड रिस्पॉन्सेज टू फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी एंड बॉडी लॉसेस। ठीक है साहब,
अब बॉडी नीड में आप बोलोगे सर ये बॉडी नीड ही तो थी। अब एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल हो देता हूँ। अब बॉडी नीड में आप वो समझ सकते हो जो हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं सी लेवल के कंपैरिजन में, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, वहां पे कम होता है। अब ऑक्सीजन का लेवल कम है तो क्या करना पड़ेगा, आरबीसीज का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अब आरबीसीज का नंबर बढ़ाने के लिए वो बॉडी की जरूरत हो जाती है, उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन, ब्लड लॉस या ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बट वो वहां पे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी की नीड है कि ऑक्सीजन वहां पे कम है तो हमें आरबीसी बढ़ानी पड़ेगी, तो उनमें आरबीसी जल्दी जल्दी फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी। अब देख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेमेटोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन में कौन से फैक्टर होते हैं। अब ईपीओ रिलीज कर रही है किडनी, तो नाम से पता लग रहा है इरिथ्रोपोइटिन मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे। साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर का भी जनरल फंक्शन ये होता है, ये जितने भी हेमेटोपोइसिस जो ब्लड सेल्स हैं उनके ग्रोथ में, उनके प्रोडक्शन में, उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। बोन मैरो का जो स्ट्रोमल स्पेस होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, वहां पे क्या उनको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे वो ग्रो कर सकती हैं। आप सबको पता है कि कहाँ पे बनती हैं वो सेल्स, बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ठीक है साहब। न्यूट्रिशनल फैक्टर, अगर आपने डाइट में विटामिन B12 नहीं दिया, आपने डाइट में आयरन ही नहीं दिया तो आरबीसी बनेगी ही नहीं। अगर बन भी जाएगी तो क्या होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 नहीं दे रखा है तो, आयरन नहीं है तो उसका बनने का फायदा ही नहीं है। ठीक है जी। तो हार्मोन्स होते हैं कुछ, वो भी उनके ऊपर भी क्या डिपेंड करता है कि कितना इनका प्रोडक्शन होगा, कितना जल्दी इनका प्रोलिफरेशन होगा उन हार्मोन्स में। जनरल बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड फाइल में एक दो जो लाइन होगी आपको मिल जाएगी। डिसीज एंड इन्फेक्शंस, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा हेमेटोपोइसिस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। कोई डिसीज नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है तो नॉर्मल फेज में होगा। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो WBC का जो नंबर है वो उसका फॉर्मेशन होना जरूर ज़्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्वांटिटी तो इन्फेक्शन में कम होगी, वो तो मार देगा इन्फेक्शन जाकर के ब्लड के अंदर। हाँ, क्वांटिटी की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, तो बस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है हेमेटोपोइसिस। मार कितनी रही है छोड़ दो उनको, फॉर्मेशन कितना हो रहा है और कितनी स्पीड से हो रहा है, पहले कितनी सेल बनी हुई थी उससे कोई मतलब नहीं है। हेमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो इन्फेक्शन की वजह से क्या फॉर्मेशन तो ज्यादा ही होगा ना WBC का, पहले की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फॉर्मेशन बनना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। अब रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी में क्या होता है, जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी होती है तो ये सारे के सारे बॉडी के अंदर जितने हार्मोन्स होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। WBC हो, RBC हो, सब कुछ ही कम हो जाता है उससे। अब देखो ध्यान से सुन लो बात। इरिथ्रोपोइसिस में हम इरिथ्रोपोइसिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हेमेटोपोइसिस की नहीं। कौन बताएगा डिफरेंस क्या है हेमेटो और इरिथ्रो में, एक ही समझ जाओ कभी इसको। हेमेटोपोइसिस में, इरिथ्रोपोइसिस में क्या डिफरेंस, जल्दी बताएगा। देखो आपको पता तो है आंसर, मेरे को पता है, आप जल्दी बता दोगे तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। और तो क्या है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रो मतलब ब्लड का प्रोडक्शन है, ब्लड का सिर्फ आरबीसी तक करिएगा। परफेक्ट। तो इसमें इरिथ्रोसाइट्स का, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है इरिथ्रोसाइट्स में, और हिमेटो में जो ओवरऑल सारी ब्लड सेल्स हैं सब की बात कर रहे हैं। WBC की बात कर रहे हो, प्लेटलेट कुछ भी आ जाए उसमें, WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब आ जाता है। जबकि इरिथ्रो में इरिथ्रोसाइट यानी कि WBC की, RBC की, रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी, इनसे क्या बनता है, माइलोइड लाइनेज में आगे हमने पढ़ा था कि माइलोइड प्रोजेनेटर सेल थी। सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेंगी। प्रो का मतलब क्या होता है, जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल है जो उनसे पहले आई, उनकी जननी आप मान लीजिए, उनकी मदर आप मान लीजिए, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेंगी सबसे पहले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स एंड साइटोकाइंस जो HSC होती हैं। दे विल डिफरेंशिएट इनटू कमिटेड इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर सेल्स नोन एज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में HSC से सबसे पहली सेल कौन सी बनेगी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। किसकी वजह से, इन ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस के इफेक्ट की वजह से। ठीक है। अब ये क्या बोलना चाहते हैं, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है, ये वाली जो सेल्स हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, दे विल प्रोग्रेस थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग स्टेजेस से गुजरेंगे ये डेवलपमेंट के, एंड दे विल बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड कमिटेड टू इरिथ्रोइड लाइनेज। तो ऑब्वियसली अगर हम रेड ब्लड सेल बनाना चाह रहे हैं तो उनसे रिलेट करेंगे वो ज्यादा। उसके बाद क्या होगा, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोब्लास्ट स्टेजेस। एक जनरल हेडिंग दे दी हमने, इरिथ्रोब्लास्ट स्टेजेस, बिकॉज अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से वो गुजरते हैं और वो स्पेसिफिक इरिथ्रोइड लाइनेज के पास, मतलब उस तरह की इसमें डेवलपमेंट होती है कि इरिथ्रोइड लाइनेज के पास जाने की वो ट्राई करे। ठीक है, वैसे फंक्शन लाने की स्टार्ट करे, और उसके बाद क्या होगा, इनका न्यूक्लियस डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने बताया था वेरियस प्रोसेस ऑफ, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में
ये नाम लिखे हुए अलग अलग, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये इस तरह की स्टेजेस होती हैं, इस तरह की ये सेल्स बनती जाती हैं, अलग अलग नाम याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, लास्ट वाला तो जरूर कर लेना क्योंकि काम आएगा अपने। उसके बाद क्या होगा, इनका न्यूक्लियस डिग्रेड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगा उसके बाद, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बिना तो आरबीसी क्या है, बिना हीमोग्लोबिन तो आरबीसी कुछ भी नहीं है। ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, आयरन वगैरह सब वो बनाता है। हीमोग्लोबिन का भी देख लेंगे, प्लीज फोकस करके बैठिएगा, 5 ही मिनट है हमारे पास, ओके। तो उसके बाद लास्ट में ये बोलता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बाद, चलो इसके पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन दैट इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड विद इन द डेवलपिंग रेड ब्लड सेल्स, ठीक है साहब, जो डेवलप कर रही हैं उनमें बनना स्टार्ट होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इज ए हॉलमार्क ऑफ इरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन। अगर हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो रहा है तो समझ लो सबसे लास्ट में जुड़ना स्टार्ट होता है, ये हीमोग्लोबिन सबसे लास्ट में बनना स्टार्ट होता है इरिथ्रोसाइट्स के प्रोसेस में। अगर आपको हीमोग्लोबिन दिखना स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ लो कि आरबीसी वाला प्रोसेस है जो मैच्योरेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे, पूरा मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब इनिशियल फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद बोलना चाह रहा है जो रेटिकुलोसाइट्स, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट डेवलप इनटू, ये यहाँ पे थे जो ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, जो भी इसमें न्यूक्लियस डिग्रेडेशन हुआ, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो ही रहा है साथ के साथ। अब क्या बोल रहा है, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट जो थे वो क्या होंगे, दे विल डेवलप इनटू रेटिकुलोसाइट्स व्हिच आर इमैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग रेजिडुअल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए इनके अंदर होगा, क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा इनमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना रेटिकुलोसाइट्स की। एंड रेटिकुलोसाइट्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्व एज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। अब जितना भी ये रेटिकुलोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में दिखेंगे उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पीछे वाली प्रोसेस कितनी स्पीड से चल रही है। ज्यादा स्पीड से होगा तो ब्लड स्ट्रीम में ये रेटिकुलोसाइट्स आपको ज्यादा दिखने लगेंगे। बट हमें तो पूरा आरबीसी बनाना है, तो हमें बिना हीमोग्लोबिन के तो आरबीसी बना नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है आखिरकार, क्या हीमोग्लोबिन बनता कैसे है आखिरकार। तो यहाँ पे आप हीम ग्रुप तो अलग ही बनता है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बार बार हीमोग्लोबिन वर्ड आएगा, थ्योरी में भी सभी बुक्स में यही रहता है, तो कॉन्सेप्ट वाला बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं बार बार, तो हीम कहाँ से आया। देखो हीम को थोड़ा अलग लेते हैं, ये मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है, और इसमें एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, शायद देख लेंगे अभी कौन सा है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो ए होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और जो एक वो अमीनो एसिड की मैं जिसकी बात कर रहा हूं उससे बनकर के तैयार होगा हीम। हीम हो गया तैयार, अब उसको छोड़ दो साइड में। अब हम बात करते हैं जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो कैसे हो रहा है। उसको हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं बट वो है ग्लोबिन वाला, और वो क्यों ग्लोबिन वाला है मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले सुनो, हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोटीन सब यूनिट ईच बाउंड टू ए हीम ग्रुप कंटेनिंग आयरन एटम्स, ठीक है जी। अब हीम ग्रुप से अटैच है क्या, ये प्रोटीन की 4 सब यूनिट्स। अब ये प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। अब अमीनो एसिड की चेंज होगी उससे प्रोटीन बन रहा होगा शायद, हाँ बिल्कुल बन रहा होगा। 4 यूनिट बताई हमने, 4 कौन सी हैं, 2 अल्फा यूनिट होती हैं और 2 बीटा यूनिट होती हैं। कैसे बनती हैं वो, आओ दिखा देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बच्चे को पता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है आरएनए में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के थ्रू, उल्टा बनता चलता है वैसे, ठीक है। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन जाएगी आरएनए में, और आरएनए जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाएगा, ये लगा लो बिगर यूनिट है राइबोसोम की, ये छोटी यूनिट है, और यहाँ पे आरएनए चला जाता है। तो वो टीआरएनए से यानी कि ट्रांसफर आरएनए से अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो भी जेनेटिक कोड इसका आएगा, आगे पढ़ेंगे डोंट वरी, बट अब एक आइडिया दे रहा हूँ, जिसको पता हो तो उसको थोड़ा सा लगेगी हाँ चीजें ठीक हो रही है। तो राइबोसोम में जो के बीच में जो आरएनए आएगा, डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आया, किसकी, क्या बनाने की, हीमोग्लोबिन बनाने की। अब बोलोगे सर हीम तो अलग बन रहा था, हाँ आप ग्लोबिन वाला पार्ट ही समझो यहाँ पे, बट बोलना हीमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की जो भी इंफॉर्मेशन सी डीएनए से आरएनए में लेके आया, आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाकर के क्या करता है वो ट्रांसलेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे वो टीआरएनए से एक एक अमीनो एसिड मंगाता चलता है। फिर जेनेटिक कोड था, फिर दूसरा अमीनो एसिड आया, फिर जेनेटिक कोड था 3 न्यूक्लियोटाइड का, फिर तीसरा अमीनो एसिड आया। ये बना करके अमीनो एसिड ऐसी 4 चेन बन जाती हैं। 4 क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती हैं, क्योंकि काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, क्योंकि काफी सारे अमीनो एसिड हैं। अब उनमें से 2 जो चेन होती हैं वो 2 तो होती हैं अल्फा चेन्स और 2 होती हैं बीटा चेन्स। अब क्या होगा, ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन जो हैं इनके डाइमर बने हुए हैं। डाइमर मतलब 1 और 1 2 डाइमर ऐसे बन गया, और 1 और 1 2 डाइमर ऐसे बन गया। उनकी शेप भी चेंज हो जाती है, क्या हो जाता है, उनकी
फोल्डिंग हो जाती है और फोल्ड होकर के उनकी एक असेंबली बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर हम उनको 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका शेप जो है वो चेंज हो चुका है, उनकी जो फॉर्म जो है डाइमर्स की वो चेंज हो चुकी है। तो वी विल नॉट कॉल इट अल्फा 2 की 2 और बीटा 2 की 2, हम इसको सिर्फ अल्फा 2 और बीटा 2 ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या है, लेकिन अभी तक वो ग्लोबिन वाला पार्ट था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हीम का इसमें अटैचमेंट कर देंगे, एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन द हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू अ हीम ग्रुप। और हीम ग्रुप में मैंने क्या बताया आपको, एक आयरन एटम होता है, एंड द आयरन इन द हीम इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो मैं फिर से बता देता हूं, कोई कंफ्यूज हुआ हो तो 1 मिनट में पहले चेक कर लो स्लाइड कितनी बती। हाँ, यहाँ पे हीम सिंथेसिस अलग से बताया हुआ है, टेंशन ही नहीं है कुछ, वो देख लो। हीम सिंथेसिस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, साइटोसोल में जाता है। साइटोसोल किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये सेल है, ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये जो सेल का जितना भी बाहर का है, ये वाला न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीजें हैं A to Z सबको मिला के क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। बट अगर सिर्फ मैं बाहर के लिक्विड पार्ट की बात करूं, सेल ऑर्गेनेलिज जो होती है उनको मैं एक्सक्लूड कर दूं, निकाल दूं, तो वी कॉल इट साइटोसोल, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल, मतलब बात लगभग एक बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ ऐसा लिखा होगा इसलिए बोल रहा हूं। तो हीम सिंथेसिस क्या होगा, इट विल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और बनता है कहां पे है, ये बोन मैरो में और लीवर में, और भी बनता है, टेंशन मतलब दूसरी जगह बनता है, बट प्राइमरीली मैं बोल रहा हूं लीवर में और बोन मैरो में इसका सिंथेसिस होता है, किसका, हीम का। तो ये प्रोसेस जो है इट विल इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है साहब। क्या बनाने के लिए, हीम ग्रुप बना रहे हैं उसके लिए, स्टार्टिंग विद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल। और हाँ देखो यही है जो ग्लिसाइन था, ये बोल रहा था, ग्लाइसिन जो है, अमीनो एसिड एक ग्लाइसिन चाहिए, और सिट्रिक एसिड साइकिल में शुरुआत हुई कहां से, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में, और ग्लाइसिन है एक अमीनो एसिड, उनसे फाइनली रिजल्ट में क्या बनता है, अल्लाह बन जाता है। अल्लाह का मतलब क्या है, 5 अमीनो लेवुलिनिक एसिड, ये बन गया अल्लाह, ठीक है जी। तो अल्लाह जो है ये क्या बोलना चाह रहे हैं, द की इंटरमीडिएट 5 अल्लाह is produced in the mitochondria and then exits in the cytosol for further steps in heme synthesis, ठीक है साहब। फर्दर स्टेप क्या होगा, द फाइनल हीम मॉलिक्यूल इज देन ट्रांसपोर्टेड within the cytoplasm where it can be incorporated into the hemoglobin। अब आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन, 1 मिनट रुको, हीमो में तो हीम पहले ही है, तो ये फिर हीम क्यों अटैच हो रहा है जाके, मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, बट वहां पे वो जो ग्लोबिन वाला पार्ट ही देख रहे होते हैं, बट उसको हीमोग्लोबिन ही बोलना पड़ता है क्योंकि सब जगह वही लिखा हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आप समझने की ट्राई करो, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यू जस्ट रिमेंबर जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट था उसमें डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन आई, आरएनए राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम से बनाया क्या, 2 बनाई अल्फा चेन और 2 बनाई बीटा चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर क्या हुआ, उनका फोल्डिंग हुई और असेंबली हुई, तो उनका शेप और स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो वी कॉल इट अल्फा 2 बीटा 2। और उसके बाद ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ये हीम ग्रुप का सिंथेसिस कैसे हुआ, यहां पे ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर साइटोसोल में आया, क्या हो रहा था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था सिट्रिक एसिड साइकिल में, और एक ग्लाइसिन था अमीनो एसिड, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट था वो फाइनल जो प्रोडक्ट बनकर के आता है की इंटरमीडिएट, वो आता है 5 अल्लाह बन जाता है, 5 अमीनो लेवुलिनिक एसिड। अब ये जो 5 अल्लाह है ये क्या करता है, जो ये अल्फा 2 और बीटा 2 की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई थी, ये 5 अल्लाह जो फाइनल हीम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा था, फाइनली 5 अल्लाह फाइनली हीम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा था, ये हीम जाकर के ये लगा लीजिए ये 4 चेन थी, ठीक है, अल्फा वाली और बीटा वाली, तो ये यहां पे हीम अटैच होगा, यहां पे अटैच होगा, यहां पे अटैच होगा, यहां पे अटैच होगा। तभी तो मैं बोल रहा था ये जो पूरा हीमोग्लोबिन बना है इसमें प्रोटीन की कितनी सब यूनिट्स होती हैं, 4 सब यूनिट होती हैं, और सबके लिए हीम जो ग्रुप होता है उनमें आकर के अटैच हो जाता है, तो वी कॉल इट हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, ये आपका लेक्चर फिनिश हुआ। कोई भी डाउट क्वेश्चन रहेगा तो वो लास्ट लेक्चर में लेंगे, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, ओके। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, लेक्चर काफी आराम से लिया मैंने, बाकी के लेक्चर काफी स्पीड में रहेंगे, तो जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा पढ़ के आओ और जो ये आपको शेयर किया जाए ये आपका क्लियर हो, ओके। गुड नाइट सभी को।